ठीक है, पहले तो हम लोग ये देख रहे थे ना जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर कल, तो याद रखना जनरली इसका यूज़ तभी होता है जब मेरा एलिमेंट क्या होता है, हिडन होता है। क्या होता है? हिडन होता है। हिडन होता है का क्या मतलब है? हिडन होता का सीधा ये मतलब है कि वो यूआई पे नहीं आ रहा है। ठीक है, और देखो इसके भी दो केस हो सकते हैं। कई बार तो सही में यूआई पे नहीं दिख रहा होगा उस समय, जिस समय वो एक्शन परफॉर्म करने जा रहा होगा, क्लिक करने या कुछ भी करने जा रहा होगा, उस टाइम पे वो यूआई पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक तो रीजन ये हो सकता है, और कई बार ऐसा भी होगा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, इसके बाद भी क्लिक नहीं करेगा और बोलेगा क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन या क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। और या कई बार ऐसा भी होगा हमारे साथ कि जो चीज़ होगी, जैसे तुमने सेलेनियम का बिहेवियर देखा है, सेलेनियम जनरली चीज़ों को क्या करता है, पेज को खुद ही स्क्रॉल करके क्लिक कर देता है। मान लो तुम इसका एक्सपाथ दे दो, इसका फेसबुक का जो ये है, इस पर क्लिक करने को बोलो और तुम ऊपर रहोगे, लेकिन तब भी सेलेनियम क्या करेगा, क्लिक लाइन डालोगे तो खुद ही स्क्रॉल करेगा और जाके क्लिक कर देगा। कई बार जो खुद से स्क्रॉल करना होता है वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दे देगा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, क्योंकि कहेगा सामने मेरे नहीं है। इन सब का एक ही जवाब होगा क्या, वही जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज करना। याद रखना है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर खुद भी एक इंटरफेस है, तो उसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको पता है आपके पास वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होता है। जब आप यूज करते हो तो आपके पास, जैसे यही देखो, कहाँ था हम लोग कल देख रहे थे, यही था ना। हम जब देख रहे थे तो हमारे पास, तुम्हें पता ही है भाई, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेब ड्राइवर में रखते हैं। अब तो तुम्हारे पास वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ड्राइवर में। अब हमको अगर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए तो याद रख लो, बनाना नहीं है आपको, सिंपली इस वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से क्या करना है, डाउनकास्ट करना है। देखो यही डाउनकास्टिंग है ना, वो जो ड्राइवर है वो वेब ड्राइवर टाइप का है, ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो है। और ये याद रखना, जो वेब ड्राइवर है वो पेरेंट है और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो है वो क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये याद रखना हमेशा सब लोग कि इसी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से ही हम क्या करेंगे, डाउनकास्ट करें। और इसके बाद कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल इसका जो एक वेरिएबल में रख लिया और इसके बाद उसका एक मेथड कॉल करना है जिसका नाम है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। एक ही मेथड है इसके पास, कौन सा मेथड, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। और इसके अंदर हमें अगर क्लिक करना हुआ तो आर्गुमेंट्स 0.click लिखना होगा। अगर हमें यहाँ टाइप करना हुआ, सेंड कीज करना हुआ तो लिखना होगा आर्गुमेंट्स 0.value इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वो वैल्यू जो हमें टाइप करनी। और तो एक तो हो गया ये जो कोड हो गया, ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट का कोड। और दूसरा होगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर हमें एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस वेब एलिमेंट के ऊपर वो वेब एलिमेंट डॉट क्लिक नहीं करेगा या वेब एलिमेंट डॉट सेंड कीज नहीं करेगा, इस वेब एलिमेंट के ऊपर वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्शन परफॉर्म या वर्क करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अक्सर जब भी सब कुछ फेल हो जाता है तो लास्ट में हम यही हमारे काम आता है। लेकिन ये नहीं मतलब पता चला आपका नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है और आप लगा रहे हो क्या, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज कर रहे हो। यार नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का क्या मतलब है, आपका एक्सपाथ क्या है, गलत है। अब ये एक्सपाथ थोड़ी सही कर देगा आपका, ये तो तब के लिए है जब क्या है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, क्लिक इंटरसेप्टेड ये आए, या कभी कभी ऐसा हो कि कोई एक्सेप्शन भी ना आए लेकिन उस लाइन पे वो काम करे भी ना, तब भी हम किसका यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। क्लियर है। और दो काम देखे थे, कैसे सेंड कीज करना है और कैसे क्या करना है, क्लिक करना है। चलो मान लो हम इस पेज पे लॉगिन करके आ गए। अब एक कई बार जरूरत पड़ती है हमें पेज को क्या करने की, जैसे ये पेज है या वी टाइगर का पेज है, हमें ऊपर से कहाँ जाना है, नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है। वैसे तो स्क्रॉल एक्शंस क्लास के थ्रू भी होता था, याद है,
ये देखो एक्शंस क्लास के मेथड भी देखो जरा, एक्ट डॉट, है ना, आ गया। अब इसी में देखो यहाँ 2-3 मेथड दिख रहे होंगे। एक मेथड सबसे पहला दिख रहा है स्क्रॉल बाय अमाउंट। यहाँ x और y कोऑर्डिनेट देने होते हैं जहां आपको स्क्रॉल करके क्या करना है, पहुंचना है। और एक और भी है स्क्रॉल टू एलिमेंट। अच्छा, एक तो है स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है आपका क्या, स्क्रॉल टू एलिमेंट। आप इसमें वेब एलिमेंट दे दोगे तो अपने आप पूरे पेज में जहां एलिमेंट होगा बीच में होगा, तो बीच में आके स्क्रॉल करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये सब सारे काम कौन कर रहा है, एक्शंस क्लास से हो रहा है। पहले नहीं होता था, 2-3 साल पहले देखोगे तो एक्शंस क्लास में ये मेथड 4 साल पहले अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तब हम लोग उस समय क्या यूज किया करते थे, जावास्क्रिप्ट। और सच्चाई ये है अब भी हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट ही। जब हमें कभी स्क्रॉल करना हुआ या कुछ करना हुआ, क्या करना है, मेरे पास जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का तो ऑब्जेक्ट मिल ही गया है। हमने जब वेब ड्राइवर को क्या किया, डाउनकास्ट किया, हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल गया, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। फिर वही सिंपल सा मेथड क्या, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। और याद रखना हमें स्क्रॉल करना है तो किसी एलिमेंट की भाई, अब जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ हम 2 पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं। यहाँ सिंपल जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं विंडो डॉट स्क्रॉल बाय, और इसके बाद यहाँ हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट भेजना है। जैसे अगर हमने लिख दिया है यहाँ 500, 400, या मान लो लिख दिया 5000, 400, इसका मतलब है क्या है, 5000। देखो x का मतलब ऐसे और y का मतलब ऊपर से। जब ये वर्टिकली रहता है तो क्या होता है, वो y होता है, और जो हॉरिजॉन्टली रहता है वो क्या होता है, x होता है। जैसे मान लो हमको ऊपर से नीचे ज़्यादा जाना है, हमने यहाँ 500 लिखा और यहाँ 4000 लिखा। इसका क्या मतलब है, वो 500 पिक्सल इधर जाएगा और 4000 पिक्सल नीचे आएगा, तो कहीं इस पॉइंट पे आके वो रुकेगा। जरा इसको चलो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। अच्छा, इससे तो लॉगिन ही नहीं होगा ना। तो अपने हाथ से हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, जगह जगह ब्रेक पॉइंट लगाए क्या। अच्छा, अभी इसी पेज पे हैं। देखो फिर भी नीचे की तरफ थोड़ा क्या हो गया, स्क्रॉल हो गया। ऊपर से देखो हम लोगों ने कहाँ लगा दिया है स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करना हमने लगाया है लॉगिन बटन पे। अच्छा, क्लिक किया ही नहीं है अभी, देख रहे हो। हमने सिर्फ लॉगिन बटन पे क्लिक किया है, नहीं, हमने सिर्फ क्या किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया है। अगर हम होम पेज पे करना चाहें, जिसे थोड़ा दिखे, चलो यहाँ करते हैं, या एक बार देखते हैं। पहले यहीं ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको भी यार फिलहाल चेंज करके क्या रख देते हैं, वैल्यू को, ठीक। और अब ब्रेक पॉइंट लगाओ और अब इसको डीबग मोड में रन करते हैं। तो देखो छोटा सा ही कोड है ना, कोई बड़ा कोड तो नहीं है। यहाँ आ गया, देख रहे हो पेज कहाँ पे है, यहाँ ऊपर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा ये लाइन चल गई। अब अपने पेज को देखो, नीचे आ गया कि नहीं आ गया। ये 4000 पिक्सल्स क्या कोशिश किया,
जैसे मान लो तुम्हारा पेज ही 2000 पिक्सल का है, तब भी कोई एरर नहीं देगा, जहां तक ले जा पाएगा वहां तक लेके जाएगा। और ये भी देखना, इधर भी थोड़ा सा इधर हो गया है, इधर से अब तुमने डाला था क्या 400, जितना कर पाया उतना किया। इस तरह से तुम पेज को क्या कर सकते हो, स्क्रॉल भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये एक कोड, दो वो हो गए थे, क्लिक के, फ्रंट कीज के, और तीसरा ये हाँ स्क्रॉल करना। अच्छा, कई बार ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि पेज कितना नीचे तक जाएगा, 5000 होगा कि 10,000 पिक्सल होंगे, क्योंकि पेज भी तो हो सकता है। देखो कम प्रोडक्ट आए तो शायद छोटा पेज हो, किसी चीज़ को सर्च करो ज़्यादा प्रोडक्ट आए तो पेज क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। और सपोज करो हमें स्क्रॉल करना है कहाँ तक, आखिरी तक। कहाँ तक करना है? आखिरी तक। हमें पता नहीं आखिरी कहाँ है, 2000 पे है कि 5000 पे है कि 10,000 पे है ना। एक मिनट इसके लिए तो रुक जाओ। जावास्क्रिप्ट में जब भी कुछ चाहिए हो तो क्या लिखोगे, जावास्क्रिप्ट सेलेनियम, और फिर क्या लिखोगे, स्क्रॉल टू सबसे नीचे को, मतलब क्या बोल दो, बॉटम, एकदम नीचे तक। देखो कोई भी चीज़ अगर यूज़ करना चाहोगे इसमें तो याद रखना इसका कोड तुम्हें इजीली कहीं भी मिल जाएगा। जैसे देख रहे हो, ये लो छोटा सा ही कोड है, और देखते हैं ऐसा क्यों लिखा गया है। एक सॉरी, इस कोड को समझो क्यों लिखा गया और क्या लिखा गया। यही कोड है छोटा सा। यहां देखो विंडो डॉट क्या यूज किया गया है, वही स्क्रॉल बाई जो अभी एक लाइन पहले हम यूज किए थे। इसके बाद क्या देते थे, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 दिया गया, क्यों? क्योंकि हमको इधर नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना है। इसीलिए एक्स की वैल्यू क्या दी गई, 0, कि एक्स की तरफ, एक्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन है दूसरा पैरामीटर जो ये लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। इससे क्या होगा, पेज जितना भी बड़ा होगा, चाहे वो 10,000 पिक्सल का हो, चाहे 20,000 पिक्सल का होगा, वो लास्ट तक पहुंच जाएगा। आपको ये याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। वैसे डॉक्यूमेंट क्यों लिखा है, याद रखना, HTML में डॉक्यूमेंट वर्ड, देखो HTML को कई बार लोग डॉम भी कहते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं क्या, बहुत से लोग कहेंगे कि डॉम में चेक कर लो या HTML डॉम में देख लो। क्यों? क्योंकि जो HTML डिजाइन की गई है जिस कंसेप्ट के ऊपर, उसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसमें वो लोग डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब वो HTML डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, जो पेज की बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट फिर क्या लिखा है, बॉडी, मतलब पेज। देखो HTML में होता है ना, हेड होता है, बॉडी होता है, वो बॉडी जो दिखती है आपको, बॉडी, और डॉट क्या है, स्क्रॉल हाइट, मतलब जितनी स्क्रॉलिंग की उसकी हाइट है वो लास्ट तक कर देगा। तो इसका भी कई बार हम लोग यूज करते हैं। कई बार हमें पता होता है कि भाई जैसे यही एप्लीकेशन देखो, तुम्हें पता है या ये यही जैसे पेज है, मान लो अब तुमको पता है कि अब पता चला, तुम्हें पता है कि जो ये एप्लीकेशन है इसका जो एड्रेस है वो कहाँ लिखा है, लास्ट में लिखा है। कॉन्टैक्ट अस की इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी है, लास्ट में। पेज चाहे जितना बड़ा हो, कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा क्या हो, इसलिए देखो बोलते भी हैं एप्लीकेशन के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या, हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर। इसी में पेज में ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हेडर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं फूटर। फूट मतलब पैर होता है ना, तो इसीलिए हेडर और फूटर वर्ड दो यूज होता है। तुमसे लोग कहेंगे भी कई बार काम करते समय कि यार देखो उसमें हेडर का मतलब वो तब पूरे पेज में मत चेक करो, ऊपर वाले हिस्से पे चेक करो, जो सबसे यहाँ
हेडर का मतलब वो ऊपर वालों की बात कर रहा है, यहाँ वाले हिस्से की। और फूटर बोले कोई तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, जो सबसे नीचे होता है। और अक्सर एप्लीकेशंस में हेडर और फूटर हर पेज पे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तुम देखो अभी इसी एप्लीकेशन का है, जैसे मान लो ये क्या खुला हुआ है, गीक्स फॉर गीक्स जो करके है साइट। अब ये पेज देख रहे हो, नीचे ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है, इनके कोर्सेज के नाम हुआ। अब तुम किसी भी पेज पे चले जाओगे, नीचे हमेशा तुमको ये मिलेगा। तो फूटर वाला हिस्सा हर पेज पे क्या है, कॉमन है। बहुत से एप्लीकेशन ऐसे मिलेंगे, जैसे अगर वी टाइगर की तुम बात करो, वी टाइगर वाले एप्लीकेशन में तो नीचे जाके देखते हो ना, लाइसेंस और क्या क्या लिखा रहता है, वो सब क्या है, तुम किसी पेज पे जाओगे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, फूटर। ठीक है, तो तुमको कोई चीज़ फूटर में है तो तुमको कहाँ तक स्क्रॉल करना है, पूरा पेज, तब तुम्हारा यही काम आएगा। ठीक। और एक होता है और, जिसमें एक मेथड होता है, एक होता है और स्क्रॉल। जैसे ये देखो हमारे पास है भी, एक्शंस क्लास में भी है ना, स्क्रॉल टू एलिमेंट, है ना। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट से भी तुम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट तक स्क्रॉल कर सकते हो, उसके लिए मेथड यूज होता है स्क्रॉल इनटू व्यू। फिर वही कह रहे हैं, देखो 4-5 ही ये हैं, जैसे यहाँ मान लो हम लिख देते हैं, स्क्रॉल इनटू व्यू, और फिर क्या लिखोगे, वही लिखो, सेलेनियम जावा, इतना ही लिखोगे, तुमको पहला ही आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ किसी ने स्टैक ओवरफ्लो पे भी क्या किया है, पूछा है, ये नहीं, ये सही नहीं है, ये बस इतना। ये भी कैसे यूज़ करना है तुमको, सेम वैसे ही जैसे इसको यूज़ कर रहे हो। मान लो इसी लॉगिन बटन या किसी बटन की बात कर लें। अच्छा चलो आ जाओ नीचे, कोई भी एक एलिमेंट हो, मान लो इसी मोर पे ही, वैसे तो मोर सामने ही है लेकिन फिर भी मोर तक करना हो तो क्या करोगे, ये देखो, ये 5 कोड लिख लेना। यहाँ पे बस ये लिखोगे, आमा वो वेब एलिमेंट जहाँ तक स्क्रॉल करके तुमको जाना है, मतलब वही है आर्गुमेंट 0 डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, और उसी को क्या लिख देना है, ट्रू। तो अपने आप स्क्रॉल करके वहाँ जाएगा जहाँ आपका वो एलिमेंट होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको देखनी है बस इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी फिर कोई ज़रूरत पड़े तो आपको पता है, जैसे देखो कल माउस ओवर करके दिखाए थे ना, अब माउस ओवर का कोड हम नहीं लिखेंगे ना, माउस ओवर का कोड हम दिमाग में रखेंगे ना, हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, हम तो जावा यूज़ कर रहे हैं ना। ये तो एक क्या है, वर्क अराउंड है, अगर कहीं चीज़ फंस जाए तो हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये 5 काम हमें याद रखने हैं, यही 5 चीज़ें पूछी जाएंगी। या तो फिर पूछेगा, या तो कहेगा टाइप कैसे करोगे जावास्क्रिप्ट से, या पूछेगा स्क्रॉल कैसे करोगे, या ये पूछेगा स्क्रॉल कैसे करोगे बॉटम तक, और या तो फिर ये पूछेगा कि स्क्रॉल किसी एलिमेंट तक कैसे करोगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस इतना ध्यान देना, ये एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट तुम देख रहे हो, कहीं कहीं हम 2 पैरामीटर भेज रहे हैं और कहीं कहीं 1। जहाँ एलिमेंट की बात होगी वहाँ कितने भेजेंगे, 2। एक तो जावास्क्रिप्ट का कोड जो चलना है, और दूसरा किस एलिमेंट पे वो काम करना है। और कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें एलिमेंट की जरूरत नहीं होगी, जैसे स्क्रॉल टू बॉटम, वहाँ जरूरत है नहीं। तुमको XY कोऑर्डिनेट पे स्क्रॉल करना है तो वहाँ जरूरत है नहीं। इसीलिए देखो ना, तो इसमें स्क्रॉल टू बॉटम वाले में दूसरा वो पैरामीटर है, और न ही स्क्रॉल
जो स्क्रॉल बाई वाला है कहाँ गया, ये वाला, इन दोनों में तुम देख रहे हो कहीं भी वो दूसरा पैरामीटर नहीं है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है। वहाँ कोऑर्डिनेट से कर रहे हो और वहाँ क्या कर रहे हो, पेज के लास्ट तक कर रहे हो, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है ये? तो ये क्या हो गया आपका जावास्क्रिप्ट, बस इतना ही है, और बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बहुत है या बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, बस इतना ही था। अच्छा, हम लोग और क्या देख रहे थे, हमने टॉपिक्स के नाम लिखे थे ना, अच्छा ऊप्स टेस्ट में लिखे थे, ओके। तो चलो जावास्क्रिप्ट का तो हमारा हो गया, ठीक। अब स्क्रीनशॉट बचता है, और उससे पहले एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, क्या, अलर्ट वाले कोड के लिए भी यहीं आते हैं जो चला रहे थे, कहाँ था प्रैक्टिस। चलो ये कोड क्या क्या कर रहा है भाई, देखो अच्छा ये दूसरा कुछ काम कर रहा है, कोई ऐसा है जिसमें हम वो कर रहे हो, लीड क्रिएट कर रहे हो या अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, इसमें देखें क्या क्या कर रहे हैं। चलो अच्छा आ जाओ इसी पेज पे। पहले तो समझो अलर्ट होता क्या है और अलर्ट की ज़रूरत क्या है, अलर्ट कहते किसे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे फालतू लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के रोकने के लिए। चलो डिबग कर देते हैं, और ये भी पूछता है इंटरव्यू में भाई, क्योंकि हम आपको कल तक 15-20 क्वेश्चन दे देंगे, 15-20 उतने ही सही हम आपको तैयार करना है, उतने में से ही कोई भी पूछेगा, उससे ज़्यादा एक भी चीज़ें बाहर से पूछेगा नहीं। ये जब टॉपिक्स हो जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है, और तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, और उनसे क्वेश्चन सर्च कर देंगे, वो आपको तैयार करवाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, पहले उनके जवाब लिखने हैं, और फिर बारी बारी से ये कोशिश करना है, नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, लिखा हुआ सामने है ना, लिख के देख के ही एक्सप्लेन करो, हमें यही स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ आ गए, पहले तो देखो अलर्ट क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, अलर्ट किसे कहते हैं पहले ये समझो। यहाँ देख रहे हो, यहाँ मान लो हम सेव करने आए, हमने बताओ इस पेज में हमें क्या डालना है, मैंडेटरी क्या है, जो रेड कलर से है ना, इसे मैंडेटरी या रिक्वायर्ड फील्ड कहते हैं, और जो नहीं है इस रेड कलर का स्टार जिसके ऊपर नहीं बना है, देखो याद रखना, कोई भी फॉर्म भरने जाओ, अगर कहीं पे भी किसी फील्ड के पहले रेड कलर या ब्लैक कलर से अगर स्टार बना हुआ है तो समझ जाना ये पहचान होती है, वो फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, वो नहीं भरोगे तो फॉर्म सेव नहीं होगा। तो जैसे यहाँ दो फील्ड्स क्या है, मैंडेटरी बोले या बोले क्या, रिक्वायर्ड है, और बाकी के जो हैं वो क्या है, ऑप्शनल है। मान लो हम ये रिक्वायर्ड फील्ड ना भरें, ये रिक्वायर्ड फील्ड फिलअप ना करें और सीधे सेव बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, तो ये जो आया लास्ट नेम कैन नॉट बी इनपुटिंग, यही है अलर्ट। और ये बता दें, ये अलर्ट लिखा किस लैंग्वेज में जाता है मालूम है, जावास्क्रिप्ट में। अच्छा जावास्क्रिप्ट हम चला रहे थे, चल रही थी ना, जानते हो क्यों, क्योंकि दुनिया के जितने ब्राउज़र हैं, हर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट का मतलब समझ लो पहले, जेएस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये पेज देख रहे हो, ये डायनेमिक बिहेवियर इसका है कि नहीं, यहाँ ले जाते हैं तो कुछ खुल जाता है, यहाँ ले जाते हैं माउस ओवर करते हैं तो कुछ खुल जा रहा है कि नहीं, या यहाँ पे आके हम कुछ सेलेक्ट करें तो ये आ जा रहा है कि नहीं। ये जो डायनेमिक बिहेवियर एक एप्लीकेशन शो करता है, ये आता कहाँ से, ये आता है जावास्क्रिप्ट से। बिना जावास्क्रिप्ट के कोई भी एप्लीकेशन एकदम बेजान सी होगी। जैसे बहुत से लोग, तुमने शायद कुछ साइटें एप्लीकेशन ऐसे देख रखी हो जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं हो, गए बस 4-5-6 लिंक हैं, अबाउट अस है, ये है, खोले, कोई डायनेमिक फीचर नहीं है, बस
चीज़ें लिख के ऐसी साइटों, ऐसी एप्लीकेशंस को या ऐसी वेबसाइटों को बोलते हैं क्या? इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेटिव। कि जैसे हमने अपनी बनवा दी और उसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं कोई बिहेवियर, वो सिंपल सा है भाई, वहाँ पे क्लिक करोगे तो अबाउट अस पढ़ लोगे, एक में क्लिक कर कॉन्टैक्ट अस देख लोगे, एक में देखोगे, तो ऐसे मतलब वहाँ कोई डायनेमिक बिहेवियर नहीं है। जब जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं होगा तो वेबसाइट जो होगी, आपकी एप्लीकेशन जो होगा, वो एकदम मरा सा होगा, उसमें कोई डायनेमिक बिहेवियर नहीं होगा, स्टैटिक सा, बस समझ लो सब लिखा हुआ है बस HTML। जब उसमें डेवलपर जावास्क्रिप्ट को फ्यूज करता है तब, क्योंकि देखो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, HTML तो सिंपली क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो टैग के फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो उसमें डायनेमिक बिहेवियर जोड़ने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, तो उसी के लिए आई थी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो पहला यूज आया था वो इसी पर्पज से आया था। और जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं क्या? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे जावास्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, ये सब क्या थी? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। और इनका सिर्फ काम इतना था कि HTML के अंदर, इवन ये पेज दिख रहा है, इसे राइट क्लिक करो और क्या करो? इंस्पेक्ट करो। तुम्हें कहीं कहीं इसमें एक टैग दिखाई देगा, शायद स्क्रिप्ट नाम का, है ना? ये स्क्रिप्ट नाम का टैग दिख रहा है कि नहीं? ये स्क्रिप्ट नाम का टैग इसीलिए होता है कि इसमें डेवलपर क्या कर सके? जावास्क्रिप्ट डाल सके और उस जावास्क्रिप्ट से इस पेज को डायनेमिक बना सके। और इसी पर्पस के लिए जावास्क्रिप्ट आई ही थी। मतलब मान के चलो, सब मेरे ख्याल से नई भी नहीं होगी, 94-95 की लैंग्वेज होगी। आज के 25-30 साल पहले इसी पर्पस से जावास्क्रिप्ट भी आई थी, VB स्क्रिप्ट भी आई थी, ऐसे और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी, पर्ल आई थी, ये सब इसी पर्पस से आई थी, सिर्फ एक वेब पेज को क्या करने के लिए? डायनेमिक बनाने के लिए। क्लियर है इतना जावास्क्रिप्ट के बारे में? इसीलिए तुमको कहीं कहीं स्क्रिप्ट टैग दिखेगा। और एक चीज़ तुमको दिखाते हैं, कई बार कोई एक एप्लीकेशन उठाओ, जैसे ये एप्लीकेशन दिख रहा है, स्टैक ओवरफ्लो है ना, दिख रहा है स्टैक ओवरफ्लो एक एप्लीकेशन। इसको Ctrl+S करो तो ये क्या होगा? सेव होगा। इसको चलो हम डेस्कटॉप पे क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। सेव एज टाइप क्या? वेब पेज कंप्लीट देखना, इसी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा डेस्कटॉप पे। क्या था? डेस्कटॉप पे सेव किया ना? डेस्कटॉप पे ही तो डाला था। अब हुआ, अब आया, ये दिख रहा है इस, हाँ ये फोल्डर बना ना, इस फोल्डर के अंदर चेक करो, शायद तुमको कुछ फाइलें मिल जाएंगी। जैसे ये फाइलें दिख रही हैं, इन सब का एक्सटेंशन देखो क्या है? .js। सब में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। आजकल कोई ऐसा वेब पेज नहीं हो सकता जिसमें जावास्क्रिप्ट बनी ना हो, जिसमें जावास्क्रिप्ट का यूज ना हो। जावास्क्रिप्ट का काम ही है वेब पेज को क्या बनाना? डायनेमिक बनाना। और इसका एक बिहेवियर था। तो ये बात समझ में आई। लेकिन ये एक चीज़ हुई समय के साथ साथ, तो जावास्क्रिप्ट समझ याद, इसलिए जावास्क्रिप्ट के बारे में एक वर्ड कहा जाता था कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज। क्या है? फ्रंट एंड। बैक एंड जो होता था, बैक एंड का मतलब सर्वर साइड पे, सर्वर साइड पे कोड हमेशा इसी में लिखा रहता था, जावा, C#, पाइथन, इन सब लैंग्वेज में लिखा रहता था। ये इनको कहा जाता था क्या? बैक एंड लैंग्वेज। और जावास्क्रिप्ट को, VB स्क्रिप्ट को इनको क्या बोला जाता था? फ्रंट एंड लैंग्वेज। खासकर जावास्क्रिप्ट को बोला जाता था क्या है ये फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड का मतलब ये तुम्हारा HTML जो फ्रंट पे दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ ये है, समय के हिसाब से जावास्क्रिप्ट में एक चेंजेस हुए, जो लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे, और जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही फ्रंट एंड के कुछ और फ्रेमवर्क्स और कुछ चीज़ें बनाई। जैसे एक नाम सुनने को तुमको मिलेगा, एंगुलर। क्या बनाया गया? एंगुलर JS। बहुत सी एप्लीकेशन जो तुमको बड़ी डायनेमिक सी, बड़ी स्मूथ सी दिखाई देती हैं, वो सब किस पे डिज़ाइंड होती हैं?
एंगुलर पे, एंगुलर जे, उसका पूरा नाम क्या था? एंगुलर जेएस। मतलब वो भी लिखी गई, मतलब उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को यूज करके फ्रंट एंड की क्या बनाई। देखो भाई 3 बार पहले नहीं बोले हैं, अब फिर देख रहे हैं तो अब बोलना पड़ा, है ना। तो क्या एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का यूज करके फ्रंट एंड के लिए बनाया गया क्या था, एक लाइब्रेरी थी, एक फ्रेमवर्क था जिसको लोग यूज कर रहे थे। लेकिन बैक एंड अब भी किस में होता था? और लैंग्वेजेस, जावा में, सी शार्प में, इन सब में, ठीक है, पीएचपी में। लेकिन फिर समय के साथ चेंज हुआ, जावास्क्रिप्ट वाले एक कुछ और नई चीज लेके आए जिसका नाम था क्या? नोड जेएस। नोड जेएस और प्लस लेके आए क्या? रिएक्ट, REACT। तो वो मतलब बैकएंड पे भी काम करने लगा। तो अब धीरे धीरे करके कंडीशन ये हो चुकी है, बहुत से एप्लीकेशन, और आजकल जो नए एप्लीकेशन बन रहे हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे बन रहे हैं। जो ये लैंग्वेज सिर्फ फ्रंट एंड के लिए आई थी, आज वो फ्रंट एंड पे भी जगह ले चुकी है, और बैकएंड भी जो डिजाइन हो रहे हैं सब किसमें हो रहे हैं? जावास्क्रिप्ट में हो रहे हैं। और दुनिया के हर ब्राउजर, भाई हर ब्राउजर को चलाना तो HTML ही है, और HTML यूज करती है जावास्क्रिप्ट का डायनेमिक बनने के लिए, लोग यूज करते हैं। इसीलिए दुनिया का हर ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। इसी वजह से हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज कर पा रहे थे। आई बात समझ में? और एक चीज बताते हैं, जरा ये चीज सोचो जरा, हमने यहाँ क्या किया, ये एप्लीकेशन आपके सामने है, हम यहाँ आए और आने के बाद सेव बटन पे क्या किया? क्लिक किया। सोचो अगर जावास्क्रिप्ट ना होती तो क्या, पहले बताते हैं क्या होता। तुमने इंफॉर्मेशन नहीं भरी और सेव बटन पे क्या किया? क्लिक किया। तुम्हें पता है एक्शन परफॉर्म करते हो तो क्या जाती है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी उसमें ये लास्ट नेम और कंपनी नेम क्या रहेगा? मिसिंग होगा। जब मिसिंग होगा तो फिर सर्वर रिस्पॉन्स देगा कि भैया आपने लास्ट नेम और क्या कंपनी नेम को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, इसलिए हम इस फॉर्म को फिलअप वो सेव नहीं कर सकते। आता ना? तो इसमें टाइम लगता कि नहीं? भाई यहां से रिक्वेस्ट जाती, फिर सर्वर से क्या आता? रिस्पॉन्स आता। अब डेवलपर ने क्या किया, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स थे उन्होंने जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिख दिया और उसको HTML के अंदर एम्बेड कर दिया या घुसा दिया। अब जब तुम सेव बटन पे क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट नहीं जाती, डायरेक्ट इसी HTML के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वही आपका डेटा पहले क्या करता है? सर्वर पे भेजने से पहले, रिक्वेस्ट को आगे भेजने से पहले खुद ही चेक करता है, और उसे खुद चेक करते ही तुरंत समझ में आ जाता है यार ये तो मेन चीज क्या किया है? छोड़ ही दिया है, और तुरंत जावास्क्रिप्ट ही आपको एरर मैसेज दे देता है। तो साइटें इससे क्या हो गई? फास्ट हो गई कि नहीं हो गई? जो एप्लीकेशन बनने लगे वो इससे क्या हो गए भाई? मतलब ये कि हर चीज के लिए सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है भाई, जब तुम मेन ही चीज छोड़ दिए हो, है ना। तो ये वैलिडेशन, ये कोड डेवलपर्स ने कहाँ? HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट में डाल रखा है। तो ये देखो, जब तुम सेव बटन पे क्लिक कर रहे हो कोई इंफॉर्मेशन डाले बिना, तो याद रखना ये रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं पहुंच रही है। इसके पहले ही इस पेज के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वही चेक करके और तुरंत आपको एक ये जो ये मैसेज दे रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? पॉपअप नहीं, अलर्ट। इसीलिए ये क्या है? जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है। जावास्क्रिप्ट का क्या है? अलर्ट है। तुमको अच्छा एक चीज और दिखाएं, आ जाओ जरा इसमें। ये देखो इंपोर्ट लीड्स है, यहां पे चूज फाइल है, क्लिक करके फाइल अपलोड कर सकते हैं ना, जैसे फेसबुक पे अपनी फोटो अपलोड करते हो, क्लिक करो, ये भी सामने आया है ना। तो भैया ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट ये है जो इसके पहले हमने आपको दिखाया। ये तुमको अलर्ट कर रहा है भैया लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। बोलो। एक तरह से ये अलर्ट पॉपअप ही है। हाँ, अलर्ट पॉपअप बोलोगे, लेकिन इसको पॉपअप विंडोज का पॉपअप नहीं है, ब्राउजर का पॉपअप नहीं है, ये किसका पॉपअप है? जावास्क्रिप्ट का। देखो दोनों में एक अंतर है। ये वाला कहीं देखा था इसके पहले? ये लिखा हुआ लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, नहीं देखा था। लेकिन वो जो इसके पहले दिखा है वो देखा था कभी?
अपलोड करने जाते हो जब फोर तो हर जगह वैसे ही आता है कि नहीं? तो याद रखना ये वो जो आता है वो डेवलपर का नहीं है, वो ब्राउजर का है। बात समझो। जैसे अभी इसके पहले हमने आपको एक दिखाया, चलो इसे अलग उसमें ओपन कर लेते हैं। ये अच्छा यही वाला पॉपअप आता है ना, चाहे वी टाइगर यूज करो ये इस तरह से, चाहे फेसबुक यूज करो, फेसबुक में अपनी फोटो अपलोड करने की कोशिश करो, हाँ, चाहे जीमेल यूज करो, कुछ अटैच करके भेजने की कोशिश करो, कहीं कुछ भी करते हो यही आता होगा। क्या सब लोग यही लिखे हैं? नहीं। सबसे बड़ी बात है ना फेसबुक वालों ने इसको लिखा है न, जैसे फेसबुक, naukri.com, लिंक्डइन या वी टाइगर, किसी ने इसे नहीं लिखा है। ये फीचर जो ये आप क्रोम ब्राउजर नहीं यूज कर रहे हो उसका है। तो ये डायलॉग बॉक्स या ये पॉपअप किसका है? ब्राउजर का है, जावास्क्रिप्ट का नहीं है। लेकिन ये वाला जो देख रहे हो आप, लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, इसे डेवलपर ने HTML में इसका कोड लिखा है तभी ये आ रहा है लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। क्या फेसबुक में भी आता है लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी? नहीं आता ना। ये ऐसा है जो किसका है? जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है जिसको डेवलपर ने लिखा है। और लेकिन जो ये दिख रहा था इसको डेवलपर ने लिखा नहीं है, ये तो ब्राउजर के साथ अपने आप लग के आता है। और याद रखना सेलेनियम इसको हैंडल नहीं कर सकता। सेलेनियम से कहो इस पे क्लिक कर दे तो सेलेनियम क्लिक नहीं कर सकता। सेलेनियम सिर्फ याद रखना, सेलेनियम सिर्फ HTML पे काम करता है और ये जो सामने आ रहा है वो HTML का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जो आ रहा है ये HTML का हिस्सा है। समझ रहे हो? सेलेनियम इस पे काम कर सकता है, सेलेनियम उस पे काम नहीं कर सकता। उसको हम देखेंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे हैंडल करना है। इतनी बात क्लियर हुई? चलो जो कॉर्नर पे कंटिन्यूअस ईमेल आईडी देता है, हाँ कहाँ पे? जैसे कॉर्नर पे किसी वेबसाइट ओपन करते हैं, कॉर्नर पे देता है ना कंटिन्यूअस ईमेल आईडी, सजेस्ट करता है। अच्छा, एक ऊपर से अलग से आता है, वो भी इसका नहीं है, जो उसका जावास्क्रिप्ट या HTML का पार्ट नहीं है, वो सब भी ब्राउजर के हैं। या कई बार लोकेशन के लिए आता है ना, वो सब भी जो हैं वो सेलेनियम के नहीं, उसके HTML के हिस्सा नहीं है और सेलेनियम उन पे काम नहीं कर सकता। मतलब सर आप जिसे मान लीजिए कोई ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के सेव करने वाला भी आ रहा है, मतलब वो भी नहीं है उसका हिस्सा। हाँ, जो सेव करके आता है ना, हाँ वो भी नहीं। वो देखो ऐसी चीज जो तो इस एप्लीकेशन में आए दूसरों में ना आए, मतलब ये इसकी खुद की बनाई हुई है। अगर कोई फीचर ऐसा दिख रहा है जो इसमें भी दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, उसमें सब में वही चीज वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसको सबने नहीं बनाया है, इसको ब्राउजर वालों ने खुद से बना के दिया है। और जो चीज ब्राउजर वाले बना के दिए हैं सेलेनियम उस पे काम। सेलेनियम से बोलो अच्छा एक बार कि इस पे क्लिक कर दो, नहीं कर सकता। सेलेनियम से बोलो यार इस पे क्लिक कर दो, नहीं कर सकता। ये तुम्हारे डेवलपर ने थोड़ी ना बनाया है, ये तो ब्राउजर का है ना। कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो सेटिंग वेटिंग दिखेगी कि नहीं दिखेगी? चाहे तुम फेसबुक खोलो चाहे जो खोलो यहाँ ऊपर, क्योंकि ये HTML का पार्ट नहीं है और जो चीज HTML का हिस्सा नहीं है उस पर सेलेनियम काम नहीं कर सकता। ये तो दिमाग में अपने बैठा दो, सेलेनियम उसी पे काम करेगा जो HTML का हिस्सा होगा। सेलेनियम से कहो कि ये जो 3 डॉट नहीं है, सेलेनियम से कहो इस पर क्लिक कर दो, नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये HTML का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर वेब पेज खुलता है और वेब पेज पे सेलेनियम काम कर सकता है। वेब पेज के अंदर की चीजों पे सेलेनियम काम कर सकता है, वेब पेज के बाहर सेलेनियम काम नहीं कर सकता। ये उसकी दुनिया ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये जो वेब ब्राउजर बना है ये HTML में थोड़ा ही बना है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है। हो सकता है किसी ने C में बनाया हो, किसी ने C++ में बनाया हो, किसी ने किसी और लैंग्वेज में बनाया हो, बस वो वेब ब्राउजर HTML को सपोर्ट करता है। HTML के साथ क्या है? कॉम्पेटिबल है ना, वो चीज उसके साथ क्या है? कॉम्पेटिबल है, उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन वो जैसे ये जो गूगल क्रोम है, क्रोम का डेवलपमेंट HTML में थोड़ी हुआ है। क्रोम का लैंग्वेज तो जो डेवलपमेंट हो सकता है C में किया हो, C++ में किया हो, लेकिन वो जो क्रोम है वो HTML को क्या करता है? सपोर्ट करता है।
HTML के साथ क्या है, कॉम्पैटिबल है, उसके साथ काम करता है, उसमें बना नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। और ये अलर्ट है, इसके पहले कहाँ और अलर्ट आपने देखे हैं? जैसे एक अलर्ट आपको और दिखाते हैं। अलर्ट का मतलब एक तरह से आपको सावधान करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए, आप आते हैं, एक रिकॉर्ड क्या करते हैं, सेलेक्ट चेक करते हैं और डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं। अक्सर एप्लीकेशन ये बिहेवियर दिखाते हैं, है ना, कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी सिलेक्टेड वन रिकॉर्ड। भैया तुम निश्चित हो कि ऐसा नहीं तो नहीं गलती से तुमसे प्रेस हो गया। ये भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट है। सेलेनियम इन पे काम ना कर सकता है। ये जावास्क्रिप्ट का जो अलर्ट है, देखो जो जावास्क्रिप्ट है वो भी तो HTML के अंदर ही है ना। तुमको अभी HTML इंस्पेक्ट करके दिखाया, स्क्रिप्ट नाम का टैग नहीं दिखाया। वेब पेज को सेव किया तो देखो .js फाइल नहीं आई, HTML के अंदर ही क्या है, JS है। इस पे सेलेनियम काम कर सकता। ठीक है, लेकिन ये तो हर जगह शो करता है, किसी कॉमन चीज में क्या करें, ये डिलीट वाला जो आता है, डिलीट वाला आता है कॉमन ना, लेकिन सबका मैसेज यही होता है नहीं। ये डेवलपर ने लिखवाया है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस सिलेक्टेड रिकॉर्ड। कोई कहता है आर यू श्योर डिलीट दिस, डू यू वांट टू डिलीट दिस। तो ये सब डेवलपर अपने हिसाब से लिखता है, उनको लिखना था ये तो ये लिख दिया। ठीक है, और कोई भी अपना एप्लीकेशन बनाएगा तो गलती से डिलीट ना हो जाए इस चीज़ को तो बचाएगा ही ना, इसलिए अलर्ट डालेगा, जिससे भाई जो कस्टमर या जो बंदा जो यूज़र इसे यूज़ कर रहा है वो सावधान हो जाए कि भैया चीज़ डिलीट होने वाली है। तो देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट के अलर्ट। ठीक है, और वैसे एक चीज़ ये भी है, अलर्ट है लेकिन तब भी तुम इंटरव्यू में कुछ पूछने वाले तुमसे अलर्ट पर नहीं, वो पूछ देंगे हाउ यू विल हैंडल पॉपअप या अलर्ट पॉपअप, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं। या जावास्क्रिप्ट अलर्ट, वो समझ जाना बात किसकी कर रहे हैं, अलर्ट की। और अलर्ट जैसे मान लो यही अलर्ट आ रहा है कि नहीं, मान लो ये सेव बटन है ना, नहीं दिखाते हैं कैसे होगा। ये देखो ये सेव बटन है, चलो हम यहाँ इसका एक्सपाथ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ठीक है, और डॉट क्लिक। ठीक है, तो अब ये जब क्लिक कर देगा सेव बटन पे बिना कुछ किए तो क्या हो जाएगा, वो अलर्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लो, और एक चीज जान लो, अलर्ट जब सामने आ जाता है, बंद हो गया क्या, एक चीज और अच्छा ये जान लो, जब अलर्ट सामने आ जाता है तब तुम पेज पे कहीं पे भी कोई काम नहीं कर सकते। चलो दिखाते हैं। और अब जैसे अब अलर्ट को हटाया कैसे जाए, इसके लिए आपको पता है ड्राइवर होता है, ये भी पता है एक मेथड होता है कौन सा, स्विच टू। ड्राइवर इससे स्विच टू से मिलता है टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप मेथड कॉल कर सकते हो डॉट विंडो, और या आप कर सकते हो डॉट फ्रेम, कर सकते हो ना। ऐसे ही देखो एक मेथड होता है स्विच टू डॉट, और एक मेथड होता है अलर्ट। ठीक है, जो आपको रिटर्न करके देता है अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बस आपको यही करना है, मेथड कॉल करिए, आपको मिल जाएगा अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। इसे क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, बस। अब अलर्ट ओबीजे मिल गया। अब अलर्ट ओबीजे डॉट करोगे, इसके क्या आएंगे, मेथड्स आएंगे। इसका एक मेथड होता है एक्सेप्ट। क्या मतलब मेथड होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करता है, देखो अलर्ट पे कई बार ऑप्शंस होते हैं, जैसे अलर्ट आया था, देखो ओके था ना, तो ओके बटन पे क्लिक कर दो तो अलर्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद तुम पेज पे काम कर सकते हो। तो अगर तुमको उसके पॉजिटिव उस पर क्लिक करना होगा तो तुम मेथड कौन सा कॉल करोगे, एक्सेप्ट। कई बार होता है
कि वहाँ दो ऑप्शन रहते हैं अलर्ट के, ओके और कैंसिल। तुम्हें अगर ओके करना है तो कौन सा मेथड कॉल करोगे? एक्सेप्ट। और अगर तुम्हें कैंसिल करना है, अलर्ट हटाना है, तब इसके लिए मेथड है डिसमिस। सर मान लीजिए बस ओके ही है और डिसमिस वाला ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, उस अलर्ट को क्या करेगा वो? हटा देगा, डिसमिस कर देगा, गायब हो जाएगा वो। एक मेथड, ज़्यादा नहीं, 2-3 मेथड है बस। मेन याद रखना कौन सा? एक्सेप्ट और डिसमिस। ये 2 मेथड आपको याद रखने हैं। एक्सेप्ट भाई, अच्छा चलाएं इसको, देखते हैं अभी आएगा। ऐसे एक्सेप्ट भी होता है, डिसमिस भी होता है, और एक मेथड और भी चलता है, सेंड कीज। हाँ, अलर्ट का एक मेथड और भी होता है, कौन सा? सेंड कीज। कि अगर कीबोर्ड से कोई इनपुट भेजना चाहो, कोई शॉर्टकट की भेजना चाहो, तो तुम भेज सकते हो। पहले ये देखते हैं अलर्ट आया कि नहीं आया। आ गया ना? अलर्ट आ चुका है। 1 मिनट, इसको नीचे थोड़ा। अब देखो, अब देखो, जब अलर्ट सामने रहता है तो फिर तुम कुछ कर नहीं सकते। जब तक अलर्ट को हैंडल नहीं करोगे तब तक आगे कुछ भी कर नहीं सकते। तो फिर तुम्हारे लिए मजबूरी है ये लाइन चलाना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। इससे क्या होगा? फोकस मेन विंडो से हट के कहाँ आ जाएगा? अलर्ट में। अब अलर्ट डॉट एक्सेप्ट जैसे ही चलेगा, देखना वो अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और डिसमिस चलेगा तो एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि हट चुका है ना अलर्ट। भाई जब अलर्ट हट गया है, एक्सेप्ट किया, हट गया, अब तुम कह रहे हो हम डिसमिस करेंगे, जब है ही नहीं तो कहाँ से डिसमिस होगा? ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्शन आएगा, नो सच अलर्ट एक्सेप्शन। तो यही नाम है कि बदल दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये कर दिया क्या? नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन। ये तब आता है जब आप डिसमिस या एक्सेप्ट कुछ कॉल कर रहे होते हो और वो अलर्ट सामने होता ही नहीं है। या ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट कर दो फालतू ही, बिना अलर्ट के, तो वो जाएगा तो जा पाएगा? जब है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा? तब आएगा यही क्या? नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन। ये अलर्ट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? दोनों में से कोई एक ही यूज करे तो भी तो हट ही जाएगा। हट जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, उनमें भी अंतर है। कई बार जैसे डिलीट कर रहे हो तो वहाँ ओके और कैंसिल, डू यू वांट टू डिलीट? अगर एक्सेप्ट करोगे तो ओके पे करेगा, ओके पे करेगा तो क्या होगा? वो डिलीट कर देगा। कैंसिल पे अगर डिसमिस करोगे तो हटा देगा, जब हटा देगा तो वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। इसलिए अंतर तो है, एक्सेप्ट और डिसमिस में अंतर है। ठीक है, तो बस इतना ही है भैया जावा ये अलर्ट। इससे ज़्यादा अलर्ट में कुछ भी नहीं है। अलर्ट तुमसे पूछेगा भी तो तुमसे इतनी ही चीज़ें वो पूछेगा। हाउ टू हैंडल, तो तुमको ये बताना है भैया हम ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट करेंगे, हमें अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, देन वी कैन कॉल इट्स मेथड आइदर एक्सेप्ट और डिसमिस। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्लास में नहीं, बात मत करते। बात समझ में आई? तो यही अलर्ट की हैंडलिंग है, लेकिन ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, हाउ टू हैंडल अलर्ट, तो तुमको यही बताना है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट करेंगे, अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, देन वी कैन कॉल इट्स मेथड आइदर एक्सेप्ट और डिसमिस, दैट्स इट। और हाँ सॉरी, एक चीज़ ये भी हुआ है, कई बार हमको अच्छा ऐसा है, बताओ यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? यहाँ 2 चीज़ है ना, लास्ट नेम और कंपनी नेम। सेव किए, क्या आया? लास्ट नेम कैन नॉट बी इम्प्यूटेड। ये तो नहीं आया ना फर्स्ट नेम कैन नॉट बी इम्प्यूटेड। अगर आया होता तो डिफेक्ट होता। भाई लास्ट नेम जो फर्स्ट नेम जो है वो मैंडेटरी या रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, और फिर भी हम सेव करें और वो कहे क्या फर्स्ट नेम कैन नॉट बी इम्प्यूटेड, तो मतलब क्या है? गलत मैसेज आया ना, ये तो डिफेक्ट है। भाई कस्टमर सोचेगा यार क्या मतलब लग रहा है, अगर पढ़ेगा यहाँ फर्स्ट नेम तो वो सोचेगा क्या जरूरी है? फर्स्ट नेम जरूरी है। ना ना देखो, वो अब ऐसे तो पेज पे 10 होंगे, पेज पे ऐसा हो सकता है 10 फील्ड हो, तो इनका ये लॉजिक है कि हम 10 नहीं दिखाएंगे।
जो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है हम उसका दिखाएंगे। अगर वो भर के करोगे गलती तो दूसरा भी, जैसे तुम लास्ट नेम डाले होते या कंपनी नहीं डाले होते तब ये लास्ट नेम नहीं बोलता, तब क्या बोलता, कंपनी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमको मेथड वो अलर्ट पे आए हुए मैसेज को भी वेरीफाई करना पड़ता है कि वो मैसेज सही है या गलत। उसके लिए हम लोग इसी का निकालना होता है एक्सेप्ट। भाई ऐसा मत कर देना, पहले एक्सेप्ट कर लो बाद में उसका मैसेज निकालो। जब एक्सेप्ट कर लोगे तो हट ही जाएगा, तो मैसेज कहाँ से निकलेगा। तो देखो एक मेथड और होता है डॉट गेट टेक्स्ट। इसका काम है अलर्ट का मैसेज लेके आना। और चाहो तो तुम इसको एक वेरिएबल में क्या करो, स्टोर करो MSG नाम से, और इसको चाहो तो फिर क्या करा दो, प्रिंट करा दो। अब चलाओ और फिर इसको if else में क्या कर लो, मैच कर लो कि अगर अलर्ट ये आ रहा है तो पास है, कुछ दूसरा आ रहा है तो क्या है, फेल। तो अलर्ट के मैसेज भी वेरीफाई, 3 मेथड याद रखने, कौन सा, एक्सेप्ट, डिसमिस और गेट टेक्स्ट, और एक और भी है सेंड की। ये 3-4 मेथड आपको याद रखने, वैसे मेनली 3 ही है। देख रहे हो ये छोटे छोटे टॉपिक है ना ये ज्यादा, लेकिन हाँ इनके आंसर्स लिख लेना। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा, वही इसके आंसर्स लिख लेना और एक्सप्लेनेशन लिख लेना। एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना, ऐसा नहीं सीधा कोड लिख दिया आंसर में। उसमें ये लिखो, फर्स्ट वी विल कॉल ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट अलर्ट, देन वी विल गेट दी ऑब्जेक्ट ऑफ अलर्ट, देन वी विल कॉल इट्स मेथड। इस तरह से लिखोगे, बोलोगे ना ऐसे ही, ठीक है। देखो क्या मैसेज है, लास्ट नेम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। आ गया कि नहीं, एक्चुअल मैसेज जो उसमें आ रहा है अपने एक्सपेक्टेड से इसे क्या कर लो, मैच कर लो। अगर वो मैच कर रहा है तो पास है, नहीं मैच कर रहा है तो क्या है, फिर फेल। क्लियर है ये। तो देखो एक तरह से देखा जाए तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलो वही देखते हैं, तीसरा काम क्या, अपलोड अ फाइल। फाइल अपलोड मतलब वही काम जो अभी तुमको दिखा रहे थे कि हम कहाँ जाएं, इंपोर्ट लीड्स पे, और फिर चूज फाइल करके कोई फाइल क्या करें, अपलोड करें, ठीक है। तो चलो यही कोड, यही ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। हो गया प्रैक्टिस। ये अलर्ट वाला कोड कमेंट कर दें, चलो ये भी कमेंट कर देते हैं, और क्रिएट लीड भी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। चलो इतना कोड क्या कर दिया हमने, कमेंट कर दिया। इससे कहाँ पहुँच जाएगा ये, लीड्स पे। लीड्स पे जब पहुँच जाएगा फिर इसके बाद देखना, अच्छा ये फीचर समझ रहे हो नहीं, अच्छा ये फीचर भी समझ लो, ये इंपोर्ट लीड्स होता क्या है। देखो ये एक CRM एप्लीकेशन है। CRM का मतलब होता है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो मेरी कंपनी थी, पहले मेरे पास CRM नहीं है, पहले मेरे पास CRM नहीं है, और आदमी है, हमने कोई CRM सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रखा है या नहीं बनवा रखा है, तो और मेरी कंपनी के जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं वो जाके लोगों से क्या करते हैं, बात करते हैं। और उनका काम क्या है, इंटरेस्टेड बंदों को, जो मेरे बिजनेस या जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आना। बाद में मेरी जो सेल्स टीम होगी वो उनसे क्या करेगी, भाई ऐसे ही होता है ना, किसी भी कंपनी में देखोगे एक हमेशा मार्केटिंग टीम होगी। मार्केटिंग टीम का बस इतना रोल होता है कि वो जाए और इंटरेस्टेड कस्टमर्स को उनकी इंफॉर्मेशन लेके आए और कंपनी को पकड़ाए। अब इसके बाद आ जाता है किसके पास जिम्मेदारी, उन सारे की इंफॉर्मेशन आ जाएगी किसके पास, सेल्स टीम के पास। अब आगे तुमसे कौन बात करेगी, सेल्स टीम, जिसको वो प्रोडक्ट क्या करना है, बेचना। अब मान लो मेरी कंपनी थी, शुरू में मेरे पास क्या था, मार्केटिंग और सेल्स वाले थे, लेकिन CRM नहीं था। तो मार्केटिंग वाले क्या किया करते थे, हमने उनको फॉर्मेट दे रखा था एक्सेल शीट का, उसी में वो सारी इंफॉर्मेशन रोज क्या करते थे, भरते थे कि भाई आज ये आदमी मिला, इसका नाम फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, इस कंपनी का है, इसका एड्रेस ये है, सिटी क्या है, ये सब कुछ कहाँ लिखते थे, एक्सेल शीट के अंदर, और रोज देते थे। तो भाई मेरी कंपनी चल रही है 5 साल से, मेरे पास हजारों कस्टमर पहले से हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है, एक्सेल में। फिर हमने अपनी कंपनी में एक वी टाइगर या ऐसा कोई एक CRM किसी कंपनी से कह के बनवाया,
तो अब से क्या होगा, अब से जो मेरे मार्केटिंग वाले बंदे होंगे वो एक्सेल में नहीं भरेंगे, किसमें भरेंगे, सीआरएम में डायरेक्टली भरेंगे भैया। जो जो बंदा मिलता जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन लीड बनाते जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते चले जाएंगे, है ना। लेकिन अब दिक्कत ये है उन 10,000 कस्टमर्स का क्या होगा जो जिनकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, एक्सेल में। अब या तो हम ये करें कि 10,000 बंदों की एक एक करके क्या करें, एंट्री करें, डेटा एंट्री करें, या फिर हर सीआरएम अक्सर ये ऑप्शन देता है किसका, इंपोर्ट का ऑप्शन, कि अगर आपके पास एक्सेल शीट हो तो उस एक्सेल शीट में अगर डेटा है तो एक्सेल इंपोर्ट लीड पे क्लिक करो और चूज फाइल पे क्लिक करो और अपनी एक्सेल फाइल जो भी है जहाँ जितनी सारी डिटेल है उसको क्या करो, सिलेक्ट करो, और जैसे ही ओपन करोगे वो फाइल क्या होगी, अपलोड होगी, और अपने आप यहाँ सारे वो जो 1,000 वो है एक्सेल फाइल में, अगर 1,000 लीड्स होते तो वो 1,000 के 1,000 यहाँ लीड में जाके क्या हो जाते, ऐड हो जाते। ठीक है, इसी फीचर को बहुत से सॉफ्टवेयर वाले क्या कहते हैं, इंपोर्ट फीचर कहते हैं, या ये कहते हैं क्या, अपलोड, या क्या कहते हैं, अपलोड फीचर कहते हैं, कि भाई हम इसमें क्या कर रहे हैं, डेटा को अपलोड कर रहे हैं। मतलब चीज एक्सेल में है लेकिन सीआरएम वालों ने ऐसा सिस्टम दिया है कि आप उस एक्सेल को क्या करो, इंपोर्ट या अपलोड करो, अपने आप जो डिटेल है उनके हिसाब से यहाँ सारे लीड्स या सारे अकाउंट्स बन के क्या आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अलग अलग डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लगभग हर सीआरएम में तुमको ये फीचर मिलेगा। ये मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी होता है, जैसे पुराने मोबाइल से। हाँ देखो, हाँ ये भी होता है, मोबाइल्स में भी होता है। इंपोर्ट कर सकते हो कि नहीं, जैसे हम लोग कई बार क्या होते हैं, या देखो कई बार ये होता है मोबाइल यूज करते हो उसमें कहता है बीच बीच में कि आप अपना बैकअप बनाते हो, ठीक है, गूगल या कहीं आपका बैकअप क्या होता रहता है, स्टोर। फिर बाद आप नई मोबाइल खरीदते हो, जैसे ही अपने जीमेल पे लॉगिन करते हो तो वो आपसे कहता है कि जी आप इंपोर्ट करना चाहते हो क्या, इंपोर्ट करोगे, सारे कॉन्टैक्ट देखोगे अपने आप बन के आ जाएंगे। वो भी क्या है, अपलोड या इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अच्छा, वैसे इंपोर्ट भी एक फीचर होता है और एक फीचर होता है एक्सपोर्ट भी, इस एप्लीकेशन में है। इस एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो एक फीचर आपको और मिलेगा, एक्सपोर्ट। देखते हैं जरा एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। एक्सपोर्ट क्लिक करोगे और यहां एक्सपोर्ट लीड्स करोगे, ये डाउनलोड कर दिया। अगर जैसे मान लो मेरी जो लीड्स हैं किसी को भेजना है, अब सॉफ्टवेयर तो नहीं भेज सकते ना, तो लीड्स किसी को भेजनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर देंगे। देख रहे हो, एक CSV फाइल बन गई, उसके अंदर सारे लीड्स जो इसमें बने होंगे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, इसी में एक काम करते हैं, मान लो इतने तो इसमें बने हुए हैं ना, चलो एक काम करते हैं, डिलीट करो, लीड नंबर को यहाँ से हटाओ और नाम बदल देते हैं, चलो राहुल रख देते हैं। ये देख लो, चलो इंपोर्ट करके दिखाते हैं, इसको सेव करें। चलो सेव हो गया। अब इसी फाइल को, लीड्स फाइल को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करके देखते हैं। जरा चूज फाइल करो और कहाँ पे था, डाउनलोड्स में, ये लीड्स, और इसके बाद इसे क्या किया, नेक्स्ट। ठीक है, और फिर क्या कर दूं, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट रिजल्ट्स आ गया, इंपोर्ट हो गया। पूछ रहा इंपोर्ट मोर, हमें और इंपोर्ट नहीं करना, फिनिश। अब जाके अपने एप्लीकेशन में जाके देख लेना, वहाँ राहुल नाम का, राम नाम का, और क्या नाम डाला था हमने, श्याम, 3 नाम के लीड्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो। ये देखो, राहुल भी आ गया, श्याम भी आ गया, राहुल भी आ गया। ये है इंपोर्ट का फीचर। हर सॉफ्टवेयर में ये जरूरी है, खास करके सीआरएम में तो ये बहुत मस्ट फीचर है। ठीक है, तो चलो ये तो आप देख गए, अब हमको इसी की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम पहले एक CSV फाइल के अंदर जो इंपोर्ट करने हैं लीड्स, हमको उनकी इंफॉर्मेशन भर के रख देंगे
और फिर उसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम चेक करेंगे जो उसमें था वो यहाँ ऐड हुआ या नहीं। अगर ऐड हो गया तो मतलब इंपोर्ट का फीचर सही से काम कर रहा है, और अगर अपलोड नहीं हुआ, कोई गलती है, तो मतलब एप्लीकेशन में क्या है, डिफेक्ट है ना। तो अब ये देखते हैं इंपोर्ट करना कैसे। तो चलो पहले हमें क्या करना है, हमें लीड्स पे पहुंचना है। लीड्स के बाद क्या करना है, इंपोर्ट लीड्स पे क्या करना है, हमें क्लिक करना है। ये देख रहे हो क्या है भाई, इसके पास टैग क्या है, इसका img है, alt क्या है, इंपोर्ट लीड्स है, टाइटल क्या है, इंपोर्ट लीड्स। अब यहां लिखें हम, चलो यही सॉरी टाइटल था ना, यहां दिखाते हैं आपको। ये किस पे क्लिक करेगा, किस पे करेगा, इंपोर्ट लीड्स पे क्लिक करेगा। ठीक है, इंपोर्ट्स पे जब क्लिक करेगा तो कौन सा पेज खुलेगा, ये पेज। अब हमें यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। वैसे तो तरीका ये दिख रहा है, ये चूज फाइल लिखा है ना, तो तुम क्या लिखोगे, राइट क्लिक करके चूज फाइल का क्या बनाओगे, एक्सपाथ बनाओगे, उस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक कराओगे तो सामने कौन खुल जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें फाइल, लेकिन जब ये आ जाएगा तो तुम्हें हम पहले ही बताया कि सेलेनियम इस पे काम नहीं करता, तो तुम फंस गए ना। तो इंपोर्ट करना हो जब भी, तो तुम कभी भी क्लिक का मेथड का यूज नहीं करोगे, याद रहेगी ये बात। जब भी हमें कोई फाइल अपलोड करनी होगी, अगर क्लिक का यूज कर लिए तब तो सामने ये आ गया, और सेलेनियम पहले ही हाथ खड़ा कर देता है कि भैया ये ब्राउजर का पॉपअप है, हम इसके ऊपर काम नहीं करते। अगर HTML का पॉपअप है अलर्ट होता तो हम काम कर सकते थे, लेकिन हम इस पे काम नहीं कर सकते। इन चीज़ों पे सेलेनियम कुछ नहीं कर सकता। और ये सामने आ गया तो समझ लो सब कुछ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन अब समझने वाली बात है एक और, कि डेवलपर ये जो फीचर बनाता है HTML, मतलब कोई भी डेवलपर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे आपका वी टाइगर दिख रहा है, जब कहीं कोई फाइल या फोटो या कुछ भी अपलोड करने की बात आती है तो एक बार जरा उसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, ध्यान से देखना। जहां भी अपलोड फीचर होगा, जहां भी क्या होगा, अपलोड फीचर होगा, तो उस अपलोड वाले को जब राइट क्लिक करके तुम क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो ध्यान से देखना उसका टैग क्या होगा, इनपुट होगा। और इसके बाद ध्यान से देखना उसके पास एक एट्रीब्यूट और होगा, टाइप एट्रीब्यूट पहले भी तुमने देखा है, टेक्स्ट बॉक्सेस में भी होता था। टाइप की वैल्यू होती थी टेक्स्ट, जो पासवर्ड वाली फील्ड होती है उनमें टाइप की वैल्यू क्या होती थी, नहीं पासवर्ड में होता है टाइप की वैल्यू पासवर्ड। ठीक है, तो ये तो अब तुम जहां भी इंपोर्ट होगा तो ध्यान से देखना, डेवलपर एक काम जरूर किया होगा, इंपोर्ट वाली जो फंक्शनैलिटी होगी, जहां चूज फाइल या इंपोर्ट फाइल या सेलेक्ट फाइल कुछ ऐसा लिखा होगा, इसको इंस्पेक्ट करना। तुम देखना उसका टैग तुम्हें क्या मिलेगा, इनपुट। और सबसे जरूरी चीज इसके पास होगी, टैग इनपुट होगा और एक एट्रीब्यूट टाइप होगा, और टाइप की वैल्यू क्या होगी, फाइल। जहां ये तुमको दिख जाए, जहां ये तुमको दिख जाए टैग इनपुट टाइप फाइल, जहां भी इंपोर्ट होगा या अपलोड होगा वहां ये जरूर होगा, चाहे तुम्हारा जीमेल हो, चाहे फेसबुक हो, कोई एप्लीकेशन ऑटोमेट करके देखो, सब जगह यही फीचर होगा सेम। टैग क्या होगा, इनपुट, और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, फाइल। और इसके पास तुम देख रहे हो नेम है, आईडी है, सब कुछ है ना, मेन यही था टाइप फाइल। अब देखो हम कैसे अपलोड करेंगे। हम मान लो नेम एट्रीब्यूट का यूज करके, भाई कोई भी काम करोगे तो एलिमेंट को आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ता है ना। देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, सॉरी डबल स्लैश टैग क्या है, इनपुट एट ना टाइप क्यों, @ नेम इक्वल्स टू, हम ये कह रहे हैं उसकी पहचान है कि जो भी अपलोड वाला फील्ड होगी उसकी पहचान ये होगी, उसके पास टाइप एट्रीब्यूट होगा और वैल्यू क्या होगी, फाइल। और इसके बाद इधर देखते हैं,
डॉट, अब मेथड यूज करो सेंड कीज। कौन सा मेथड? कुछ नया है इसमें? ये तो वही पुराना सेंड कीज वाला है ना, सेंड कीज। और जो फाइल आपको अपलोड करनी है उसका यहाँ भेज देना पाथ। जैसे ये तुम्हारी HTML फाइल है ना, ये वाली, मान लो हम और 3 और बना रहे हैं। एक बना देते हैं, सपोज करो नाम रख देते हैं संदीप, और लिख देते हैं सपोज करो प्रदीप और कृष्ण। ये 3 बना दिए और इसको सेव करके कहाँ रखें बताओ? उसी में रहने दें? चलो उसी में रहने देते हैं। ये फाइल कहाँ पे रखी है? डाउनलोड्स में। तो इसका पूरा पाथ क्या होगा? उसका पाथ यही है ना, और स्लैश, और फाइल का नाम क्या है? देखो डबल बैकस्लैश है ये, क्या? लीड्स, और उसका एक्सटेंशन क्या है? .csv। तो हम अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा कुछ भी एक वो लगा के दिखाते हैं, देख लेना फाइल अपने आप अपलोड हो जाएगी। तो फाइल अपलोड में वो जो पॉपअप नहीं आता, उस पॉपअप के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तुम ये जब यूज करोगे तो तुम देखना अपने आप फाइल अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी? अपलोड हो जाएगी। लो जो दिखाते हैं। तो तुम पूछोगे, अब लोग तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे हाउ टू अपलोड अ फाइल, तो कहोगे कि फर्स्ट वी विल चेक whether its tag is in input or not, and it should have a attribute क्या? Type, and its value should be file. Then we will simply use driver dot find element of that input, XPath of that input, and then we will call its method send keys, and we will pass file path as a parameter, and this will upload the file. सर हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते लोकेशन पर? लोहा बोल सकते हो, फाइल पाथ बोलो, फाइल लोकेशन पाथ बोलो, बात एक ही है। देखो यहाँ अभी कोई फाइल अपलोडेड नहीं है ना, लिखा है ना नो फाइल चूजन तुम्हारी आंख के सामने। अब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? अब हो गई ना, चल गई ये लाइन। वहाँ जाके देखो leads.csv आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। तो अपलोड करना आसान काम है, बस सिंपल। लेकिन कभी इस पे क्लिक करने के चक्कर में ना पड़ना। अच्छा, एक काम और चीज़ आपको दिखाते हैं जरा। कुछ जगहों पे हमारे साथ थोड़ा धोखा भी होगा, जैसे खास करके ये जो जीमेल है, किसका जीमेल है ये? ओपन कर दें? जीमेल पे हम लोग मेल करते हैं ना, किसी को मेल भेजते हैं तो साथ में अटैचमेंट भी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? जैसे अपना रिज्यूमे भेज रहे हो, कुछ भेज रहे हो, तो कैसे मेल भेजते हो? कंपोज मेल पे क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे जिसकी आईडी होती है, जैसे अगर अपनी पे ही भेजना हो हमें, तो राहुल डॉट और ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी क्या डाल दिया? ये डाल दिया। अब हमें फाइल अटैच करनी है। फाइल अटैच करने का कैसे करते हो फाइल अटैच? ये देख रहे हो, ये अटैचमेंट वाला वो है, ये अटैचमेंट वाला फीचर है। अटैच पे क्लिक करोगे तो आएगा, लेकिन इसको तो हमें खोलना नहीं है, तो हमें क्लिक तो करना नहीं है। हमें क्या करना होगा? जहाँ अटैचमेंट जहाँ से हो रहा है उसी को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना होगा, और इंस्पेक्ट करके हमें ढूंढना होगा यार कहाँ है वो। क्या, एक मिनट, फिर से कहाँ गायब हो गया यार? फिर से करते हैं। यहीं कहीं है ना? वो है साइड में, इसीलिए अच्छे काम करते हैं, इसको कर देते हैं कहाँ? नीचे। अच्छा, ये गड़बड़ अभी वो हो गया यार,
ये जो डायमेंशन इसका रिस्पॉन्सिव बनाता है, ये देखो ये आ गया ना, ये वाली फाइल है। राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। छोटा दिख रहा है ये है ना इसका एक्सपाथ, ये टैग। तो कहोगे सर आप तो सिखाए हो, क्या होना चाहिए? टैग इनपुट होना चाहिए और टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइल। यहाँ तो टैग क्या दिख रहा है सर? डिव दिख रहा है। तो यहाँ कैसे होगा? तो यहाँ तो सही में काम नहीं करेगा। पहली शर्त यही है, पहली और आखिरी शर्त, कि टैग इनपुट और टाइप फाइल। अब समझो ऐसा होता क्यों है, कुछ दूसरा दिखता है। देखो आजकल ज़माना थोड़ा ऐसा है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जानते हो डेवलपर रखा है इसी पेज में, डेवलपर इसी पेज में वो रखा है, लेकिन उसको छुपा दिया है और सामने एक आइकन सा, एक चिन्ह सा तुमको क्या किया है, अटैचमेंट का दिखा दिया। तो एक कस्टमर को छुपी हुई चीज से तो मतलब होता नहीं। जो एक मेनू आम आदमी होता है वो तो भैया जहाँ आइकन है उस पर क्लिक करता है, वो तो हाथ से कर लेता है, लेकिन हमें तो बोर्ड से करना है। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हम ही को इसके अंदर ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। और वैसे थोड़ा सा अगर पेज को ऊपर नीचे करोगे ध्यान से, 10-20 एलिमेंट ऊपर जाओगे, 10-20-30 एलिमेंट कहाँ जाओगे? नीचे। तो तुम पा जाओ, तो तुम क्या होगा, पा जाओ। जिसे सामने नहीं दिख रहा है ना, हम इंस्पेक्ट किए इसको, यही है ना, इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ये एक मिनट रुक जाओ। इसका वो मोड ओपन हो गया। चलो अच्छा भले से यार, इसमें लेआउट बदलने का ऑप्शन होता है ना, वही मोबाइल वाला जो आइकन होता है वो क्लिक हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा उल्टा सीधा दिख रहा है। कहाँ से हटेगा ये? अच्छा अब सही है। और पहले से हटा। ये देखना, कंपोज इसी की बात कर रहे थे ना। वो सब छोड़ो, यही था ना। तो यार वही कहना है, ध्यान से अगर देखोगे तो कहीं मिलेगा दाहिने बाएं। मिला? नहीं मिला। नीचे देखते हैं, मिला? ये देखो मिल गया ना, कहीं दाहिने बाएं पड़ा होगा। तो असली तुम्हारा जो निशाना है वो नहीं है, ये। तो ये तुम्हें, अच्छा ऐसे तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे करके ढूंढ लिया, दिख गया। मान लो तुमको ऊपर, कई बार पेज बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, ऊपर नीचे देखोगे और मिलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या ट्रिक है जानते हो ढूंढने की? लेकिन तुम्हें इतना तो पता है कि अपलोड का फीचर है तो कोई टैग होगा जरूर, जिसका टैग क्या होगा, एलिमेंट इनपुट, और टाइप क्या होगा, फाइल। ऐसे नहीं ढूंढने मिल रहा है तो कंट्रोल F करना और लिख देना $input@type इक्वल्स टू फाइल। तो अपने आप ये ढूंढ के वहां दे देगा। तो मिल गया, यही है। अच्छा यही है। नेम क्या है इसका भाई, देखते हैं जरा, फाइल डेटा। तो अगर हमें करना होता इस पे तो हम क्या कोड लिखते, हम कोड ये लिखते, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ और टैग क्या है,
इनपुट @name इक्वल्स टू फाइल डेटा, और फिर क्या लिखते हैं डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में हम दे देते हैं उसका फाइल का पाथ। जैसे इसका नहीं दिया कहाँ रखी है फाइल, वैसे ही इसका भी हम क्या कर देते हैं। तो काम कर जाता कि नहीं, अब समझ में गया ना। देखो एक तो होगा सामने ही होगा, नहीं सामने होगा दाहिने बाएं कहीं छुपा होगा, और छुपा होगा तो ढूंढने के चक्कर में परेशान मत होना। जैसे हमने नहीं लिख दिया, वो अपने आप ढूंढ के बता दिया, उसका एक्स पाथ लिया, लिख दिया और सेंड कीज कर दिया। लेकिन यहां पे भी एक दिक्कत आ सकती है, इस सिचुएशन में एक दिक्कत और पैदा हो सकती है, और वो क्या जानते हो, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा ये जो एलिमेंट है ये हिडन, ये सामने कहाँ दिख रहा था, सामने तो कुछ और दिख रहा था, और पीछे छुप के काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, काम तो हमें इस पे करना है ना, और ये हिडन है। तो हो सकता है जब इस पे सेंड कीज बोले तो सेलेनियम क्या बोल दे, एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल, या क्लिक इंटरसेप्टेड, या ये बोल दे एलिमेंट नॉट विजिबल। तो क्या सोल्यूशन है, जावास्क्रिप्ट। अब यही अपलोडिंग जावास्क्रिप्ट से कैसे करते हैं हम, यार करना तो सेंड कीज ही है ना, कैसे करते मालूम है, देखो अच्छा पहले तो तुमको पता ही है जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए तुम्हें पता है ये भी कि तुम्हें ड्राइवर को क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से एक्सिक्यूटर से क्या करना है, डाउन कास्ट करना है, कर लोगे। इसके बाद लिखेंगे JSE डॉट और मेथड कॉल करेंगे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ पास करने हैं जी 2 पैरामीटर। तो एक पैरामीटर हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट का, एक पैरामीटर हो जाएगा, वही आपको पता है हाँ कैसे, सॉरी क्या है लिखते हैं आर्गुमेंट्स 0 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू और अपनी फाइल का पाथ। जैसे मान लो यही फाइल है, मान लो जो हमें अपलोड करनी है, तो इसी का दे देंगे क्या पाथ, और इसका दे देंगे क्या हाँ उसका वेब एलिमेंट तो पास करना ही पड़ेगा। ये जो दो फालतू आ गए हैं इनको क्या करो, हटा दो। तो ये तो जावास्क्रिप्ट वाला तरीका जानते ही हो, जहां कोई चीज काम नहीं करती वहां क्या यूज कर लेते हो, जावास्क्रिप्ट। तो यहां से उसका दे दोगे और यहां दूसरा चीज क्या भेज दोगे, उसका वेब एलिमेंट, जो भी वेब एलिमेंट, मान लो ये वेब एलिमेंट है इसका, और यही वेब एलिमेंट यहाँ क्या कर दोगे, पास कर दोगे। तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। याद रखना, हो सकता है सामने मिल जाए, नहीं सामने मिला तो दाहिने बाएं कहीं होगा, ढूंढ लेना पहले, ढूंढने के बाद उसका एक्स पाथ लिख के वेब एलिमेंट बना लेना, और फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू वही पाथ क्या करवा देना, फाइल के पाथ को सेंड कीज करा देना, अपने आप वो फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड। ठीक है, क्लियर। और अगर इन जैसे वैसे होता तो नहीं भाई, हमें तो नहीं मिला जनरली ऐसा कोई केस जब मेरा काम ना हो पाया, मेरा काम हमेशा इससे हो गया है, फिर भी ना हो, फिर भी अगर इससे वर्स्ट केस की ना हो, तब इस पर क्लिक करा के, अगर क्लिक करा के ही काम चल रहा हो, तो इसके ऊपर तो तुम्हें हम पहले ही बताए हैं क्या, सेलेनियम काम करेगा नहीं। अब इसके लिए 2-3 और ऑप्शन होते हैं, नाम जानते रहो। इसके लिए एक क्लास होती है जावा में जिसका नाम है रोबोट क्लास। हम रोबोट क्लास का यूज करते हैं। रोबोट क्लास को कभी इस बात, सेलेनियम का नहीं है रोबोट क्लास, सेलेनियम किसका है रोबोट क्लास, जावा। वो रोबोट है, वो पहचान के काम नहीं करता। तब हम लोग ये करते हैं, जानते हो क्या, क्लिक कराते हैं, ये सामने रहता है, फिर रोबोट क्लास के थ्रू कीबोर्ड के इनपुट भेजते हैं। जैसे हमें पता है 2-4, जैसे 1 2 3 4 बार हम क्या करेंगे, टैब करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइल नेम पे कहाँ पहुँच जाएंगे, टैब। फिर यहाँ पे फाइल का पाथ टाइप करवा दें,
फिर टैब करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ओपन पे, फिर इंटर करें तो कहाँ हो जाएगा, ऐसे वो अपलोड करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब हम इस तरह से कराएंगे। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि अगर मान लो वो तरीका काम नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, तब कहना हम यूज़ करेंगे जावा के किसका, रोबोट क्लास का। ठीक है। और रोबोट क्लास को किसी को पहचानने, वो मतलब, लेकिन रोबोट क्लास बड़े रिस्की होता है। रिस्की का मतलब क्या है, रोबोट क्लास से तुम कुछ भी भेज सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा जो सामने होगा उसके ऊपर एक्शन करो। अगर गलती से कोई और बीच में आ गया तो वैसे तुम सेलेनियम देखे हो ना यूज करते हुए, सेलेनियम चल रहा है, तुम दाहिने बाएं अपना हाथ हटा दो, इधर कर दो उधर कर दो, तब भी सेलेनियम जाके उस पर काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि सेलेनियम पहचान के काम करता है और रोबोट क्लास पहचान के काम नहीं करती। रोबोट क्लास पहचान के काम नहीं करती, जिसकी वजह से ये रिस्क रहता है। तो बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है ये। तो तब है जब हमारा कुछ भी काम नहीं आता, तब इसके लिए सही बता दें, एक ही चीज़ नहीं है, एक रोबोट क्लास है, एक छोटा सा और टूल आता है जिसका नाम है सिकुली, उसकी भी जार आती है अलग से, वो लोग लगा के यूज कर सकते हैं। और तीसरा एक ऑप्शन और आता है, ऑटो आईटी भी पढ़ते हैं, ऑटो इट भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना है पढ़ो। एक टूल है, एक अलग से एक अलग टूल है, तब हम लोग उस टूल को सेलेनियम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तब यूज करते हैं। लेकिन इस टूल का अपना एक नुकसान है, क्या जानते हो, ये टूल सिर्फ विंडोज मशीन पे काम करता है। अगर अब भाई जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना, मेरी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं सिर्फ इस पे चलेगी विंडोज पे, हम चाहे तो किस पे चला लें इसको, लाइनक्स पे, मैक पे, किसी पे चलाए ना। लेकिन ऑटो आईटी एक ऐसा टूल है जो सिर्फ विंडोज मशीन पे काम करता है, मैक पे और लाइनक्स पे काम नहीं करता। सिकुली सब पे करता है और रोबोट क्लास भी सब पे करता है। लेकिन रोबोट क्लास और सिकुली की दिक्कत ये है, ये लोग बिना पहचाने काम करते हैं, है ना, ये कोई एट्रीब्यूट नहीं देखते, तो इनमें रिस्क भी रहता है। ये पहचान के काम करता तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये विंडोज पे चलेगा, लाइनक्स पे नहीं चलेगा, इनकी ये समस्या है। क्लियर है अब। वैसे अपलोड के लिए जितना वो है, मेन यही है, हाउ टू अपलोड अ फाइल, तुमको यही बताना है कि भैया हमें क्या करना है। सिंपल है, हमें चेक करना है, टैग इनपुट होगा, टाइप फाइल होगा, हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज करेंगे और फाइल का पाथ देंगे, फाइल अपने आप क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। सर लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है कि ऐसा क्या यूज कर रहे हैं कि वो विंडो पे अपडेट करें? कौन, मतलब यहाँ पे ये रोबोट क्लास नहीं, कौन, मतलब कोई भी ये इसके बाद जैसे ये विंडो का ही पाथ यूज किया ना हम लोग, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा क्या अच्छा मैकेनिज्म क्या है, क्या ऐसा हो कि विंडो का पार्ट को एक्सेस कर लेगा? वो देखो, ये जो बनाया ही इसी पर्पस से गया है। ये जो अपलोड करने का फीचर HTML में देना होता है तो डेवलपर यही यूज करता है। क्या भाई, जो HTML दिया है वही यूज करेगा ना, अपलोड करने के लिए HTML ने बनाया ही है। और जब तुमको लगता है ना कि तुम UI पे ऐसे करके और फाइल ऐसे चूज कर रहे हो, जब भी कोई फाइल चूज करके ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो ये हिट किसको करेगा, उसी एलिमेंट को जिसका टैग क्या है, इनपुट और टाइप फाइल। तो हम ये बीच के बैरियर्स को हटा दे रहे हैं, मीडिएटर्स को हटा दे रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए इजीली काम करता है। तो यही याद रखना है, बस यही बताना है कि टाइप इनपुट होना चाहिए, टाइप फाइल, और देन वी विल यूज सेंड की। अगर बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर कहना, भले सामने नहीं दिख रहा है लेकिन दाहिने बाएं कहीं होगा, हम ढूंढेंगे। वो कहे एकदम है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा है, तब तुम नाम लेना किसका, रोबोट क्लास, सिकुली या ऑटो आईटी। ये स्टेबल ऑप्शंस नहीं है, ये अच्छे ऑप्शंस नहीं है, ये तो तब के लिए हैं जब हम पूरी तरह से मजबूर हो जाए और मेरे पास कोई ऑप्शन ना मिले। मतलब सोचो, अगर हम ऑटो आईटी की बात करें तो हमें पूरा टूल अलग से क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सिर्फ एक छोटे से काम करने के लिए, तो बहुत, और उसमें भी इसकी ऑटो आईटी की दिक्कत क्या होगी, मेरी स्क्रिप्ट विंडोज मशीन पे चलेगी लेकिन लिनक्स पे नहीं चलेगी, मैक पे नहीं चलेगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा की तरह नहीं। अब क्लियर है, ये अपलोड
देखो ये सब क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के। वैसे जो क्वेश्चंस देंगे उसमें ये हम सारे क्वेश्चंस देंगे कि हाउ टू अपलोड अ फाइल, हाउ टू हैंडल अ अलर्ट है, और हाउ टू क्लिक ऑन एनी हिडन एलिमेंट। हाँ, तो समझ जाना जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा है ना। या ये जब सवाल पूछेगा कि मेरा क्लिक काम नहीं कर रहा है, तो तुम कहोगे कि एक्शन ट्राई करेंगे। अगर वो भी काम नहीं करेगा तो क्या ट्राई करेंगे? जावा स्क्रिप्ट ट्राई करेंगे। ठीक है। अब एक चौथी चीज आती है किसकी? स्क्रीनशॉट की। ठीक है। अब अगर हम स्क्रीनशॉट की बात करें, अच्छा, लेकिन सबसे पहले, उसके पहले स्क्रीनशॉट बाद में देखेंगे। सबसे पहले जावा की एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास का नाम सुनो। उस क्लास का नाम है फाइल। यार कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, हमें फाइल्स को हैंडल करना पड़ता है, फाइल्स के ऊपर काम। जैसे इसी सिस्टम पे तुम देख रहे होगे, ये लीड्स नाम की फाइल है कि नहीं? दिख रही है ना? कहाँ पे है? डाउनलोड्स में है या चलो डेस्कटॉप पे रख देते हैं। कहाँ? डेस्कटॉप। दिख रही है ये फाइल? अगर हम तुमसे कहें डिलीट करो, तो तुम तो आओगे, यहाँ से सेलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे, या सिर्फ डिलीट कर दोगे डिलीट हो जाएगा। कोई कहे कोड से डिलीट करो, हाथ से नहीं। या ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेशन में कुछ फाइलें डाउनलोड हो रही हैं, बाद में हम चाहते हैं जब ऑटोमेशन कंप्लीट होने वाला रहे तो अंतिम में इन फाइलों को क्या कर दें? डिलीट कर दे इस फाइल को। तो उसके लिए क्या, या ये फाइल जो है इसकी साइज क्या है? तो तुम्हें पता है सर जी कि राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से देख लेंगे इसकी साइज फलाना है ना। लेकिन कोई कहे ना, छुओ मत, कोड से पता करो इसकी साइज क्या है। अच्छा, तुमने देखी होगी बहुत सी फाइलें एडिटेबल होती हैं, बहुत सी फाइलें एडिटेबल नहीं होती। बहुत सी फाइलें ऐसी होती हैं जो रीड मोड में खुलती हैं कि आप रीड कर सकते हो लेकिन राइट नहीं कर सकते। तो तुम्हें यह पता करना हो कि जो फाइल है बिना उसको छुए कोड से ये पता करना हो कि वो जो फाइल है वो क्या है, रीडेबल है या राइटेबल है। या कई चीज़ों को देखे हो ना, बहुत सी फाइलें ऐसी देखे होगे, डबल क्लिक करते हो तो जैसे कुछ इंस्टॉल नहीं करते हो, जब चीज़ों को इंस्टॉल करते हो, जैसे वेब ड्राइवर डॉट क्या था, सॉरी क्रोम ड्राइवर डॉट क्या था, EXE था ना। याद करो क्या था, क्रोम ड्राइवर डॉट EXE है ना। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या? एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे अक्सर जो इंस्टॉलर होते हैं, जैसे इक्लिप्स इंस्टॉल करना है तो जो फाइल डाउनलोड किए थे उसका एक्सटेंशन क्या था? .exe। विंडोज मशीन में जब भी कुछ इंस्टॉल करना होता है तो उसका इंस्टॉलर का हमेशा जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .exe। .exe क्यों होता है? क्योंकि वो एग्जीक्यूट करती है। क्या करती है? तो तुम्हें ये पता करना है कि फलानी जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, या वो रीडेबल है, रीड ओनली है, या रीड राइट दोनों है, या फाइल डिलीट करनी हो, फाइल की साइज निकालनी हो, फाइल को ओपन करना हो, फाइल को खोल के इसके अंदर कुछ लिखना हो। कोई भी काम करोगे इसके लिए सबसे बेसिक क्लास की नीड होगी और जिसका नाम क्या है? फाइल। चलो दिखाते हैं कैसे यूज करोगे। न्यू लिखोगे और फाइल क्लास का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। और जब फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, देख रहे होगे ये ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर मांग रहा है ना, तो तुम समझ गए ना इसके पास क्या है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो आर्गुमेंट मांग रहा है। आर्गुमेंट क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग में पाथ नेम, मतलब फाइल का पाथ मांग रहा है। तो जी तुम्हारी फाइल का पाथ क्या है? फाइल का पाथ देख लेते हैं, ये डेस्कटॉप पे है ना, प्रॉपर्टीज से इसका पाथ मिल जाएगा। ये है
ये क्या बनाया, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जिस भी फाइल को एक्सेस करना होगा आप फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में है उसमें फाइल का क्या दे दोगे, पाथ। अब तुम्हें फाइल ओबीजे के सारे मेथड फाइल क्लास के मिलना शुरू हो जाएंगे। अब डॉट लगाते हैं, देखो मेथड है ना कैन एक्सिक्यूट, पहला मेथड क्या है, कैन एक्सिक्यूट, और ये मेथड रिटर्न करता है बूलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर आपकी फाइल एक्सिक्यूटेबल होगी तो क्या देगा, ट्रू, और अगर आपकी फाइल क्या होगी, एक्सिक्यूटेबल नहीं होगी तो क्या देगा, फॉल्स। ऐसे ही एक मेथड ये भी है कैन रीड, अगर ये ट्रू दे रहा है तो फाइल रीडेबल है, और फॉल्स दे रहा है तो फाइल रीडेबल नहीं है। कैसे रीडेबल नहीं होगा, क्या मतलब है, अरे कई बार ऐसी फाइलें भी देखी होगी, जैसे तुम अपना आधार कार्ड डाउन किसी को भेजो, उसकी सॉफ्ट फाइल, तो कोई ओपन करता है तो पासवर्ड मांगता है कि नहीं, मतलब क्या पासवर्ड डालोगे तब अंदर जाओगे ना, तो वो फाइल रीडेबल नहीं है। तो ये बता, हाँ ये बता देगा कि भैया ये फाइल, अगर फॉल्स दे दिया, अगर ऐसी कोई फाइल होगी तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। एक है कैन राइट, भाई आप राइट कर सकते, जैसे नोटपैड है राइट कर लोगे, MS वर्ड की फाइल है राइट कर लोगे, PDF है राइट नहीं कर पाओगे, तो PDF फाइल के लिए जब कैन राइट यूज करोगे तो क्या देगा, फॉल्स। नोटपैड के लिए जब पाथ दोगे या CSV फाइल का अपने पाथ दोगे कैन राइट क्या देगा, ट्रू, क्योंकि उनमें आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक, और अब देखते हैं, अच्छा ये फाइल, वैसे ये फाइल कहाँ रखी है, चलो अच्छा काम करते हैं, पहले इस फाइल को जरा डिलीट करने की, इसका एक मेथड और भी है डिलीट, और इसको चलाते हैं। 2 ही लाइन का कोड है ना, और कुछ नहीं है ना, चलाओ, देखो वहां से फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी डेस्कटॉप पर से। अभी है ना, ये है ना, दिख रही है, अब चलाओ, चल गया, फाइल गए। सर अगर विंडो को ऑटोमेट कर ही सकते हैं तो सेलेनियम पे ड्रॉबैक क्यों गया था, जब ये पहली बात तो सेलेनियम ना कर रहा है, ये जावा कर रहा है और फाइलों को एक्सेस कर रहा है, लेकिन सेलेनियम से ये कहोगे जाओ इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, डबल क्लिक करो, ये सब काम इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, डायरेक्टली जाके क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, हम चाहें कि उसमें जाके 4 लाइन उसमें जोड़ दो तो ये हम करवा सकते हैं, 4 लाइन उसमें लिखिए उसको हटा दो, हम ये कर सकते हैं। तो तुम देख रहे हो ना, कोई भी फाइल हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, जब फाइल पे आए तो चीज़ और समझते हैं। जैसे ये फाइल कहाँ गई, मान लो ये फाइल है डाउनलोड्स, इसे देखना ध्यान से, हम कहाँ कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, जहाँ कोड लिख रहे हैं, ऊप्स टेस्ट, ये किस प्रोजेक्ट में है, इसी में है कि कहीं बाहर है, इसी में है ना। चलो इसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और इसी के अंदर ये फाइल क्या कर देते हैं, इसका नाम क्या है, leads.csv। इसका पाथ क्या होगा, वैसे राइट क्लिक करें, यहाँ से भी प्रॉपर्टीज में आएंगे तो इसका पाथ हमें मिल जाएगा। बताओ ये भी डिलीट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, पाथ दे दो। अच्छा, जो ये पाथ दिया है ये पूरा दिया है ना, सी यूजर्स ये करके ये पूरा पाथ, तो इसी पाथ को याद रख लेना, हम लोग बोलते हैं इस पाथ को एब्सोल्यूट पाथ, या लोग ज़्यादा रफ लैंग्वेज में बोल देते हैं क्या, फुल पाथ। ठीक, लेकिन बताओ ये फाइल कहाँ है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर रखी है कि नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर भी कहाँ रखी है, डायरेक्ट किसी फोल्डर में रखी है, नहीं डायरेक्ट रखी है ना। तुम बताओ यही फाइल डिलीट या जो कहो हम सिर्फ इतने से भी करा सकते हैं। अगर कोई फाइल कोई चीज़ तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर है
तो इस तरह से फुल पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। दोगे तो क्या रिस्क है मालूम है? रिस्क ये है कि अगर हम अपना प्रोजेक्ट यही कोड हम तुमको दे दें, तुम अपने स्क्रिप्ट पे सिस्टम पे चलाओगे तो ये फाइल पाएगा वो? हम हो सकता है तुमको अपना प्रोजेक्ट उठा के पूरा वर्क स्पेस उठा के तुमको दे दिए, तो अपने सिस्टम पे ले लिया, अपने इक्लिप्स में क्या कर लिए, खोल लिए, लेकिन जब ये चलाओगे तो चलेगा? क्योंकि ये तो थोड़ी का काम सी यूजर्स विवेक मौर्य तुम्हारे सिस्टम पे थोड़े नहीं होगा। वो ये तो इस बंदे के यूजर नेम है ना, ये तो इस बंदे के सिस्टम का यूजर नेम क्या है, विवेक मौर्य है। तो इसलिए ये पाथ यहाँ तो काम कर जाएगा इस सिस्टम पे, दूसरे सिस्टम पे काम नहीं करेगा। इसी वजह से हम लोग एब्सोल्यूट पाथ जनरली यूज करना क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम लोग एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं करते। तुम बताओ ये फाइल कहाँ रखी है, प्रोजेक्ट के अंदर रखी है डायरेक्ट ना, तो सिर्फ इतना भी दे दोगे तो काम चलेगा भाई, इतना है। इसी को बोलते हैं क्या, रिलेटिव पाथ। जैसे वहां नहीं था एब्सोल्यूट एक्स पाथ, रिलेटिव एक्स पाथ, वैसे फाइलों के पाथ में भी ये दो वर्ड चलते हैं, क्या, एब्सोल्यूट पाथ। तो ये याद रखना, इसको यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहां से ये समझना। लो जी, ये क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है, या क्या है, ये फुल पाथ। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं हम, और हम लोग ये यूज करना नहीं चाहते। नहीं क्यों नहीं यार, देखो हम लोग टीम में काम कर रहे होते हैं, कभी चीज मेरे सिस्टम पे चलेगी, कभी तुम्हारे सिस्टम पे चलेगी, कभी तुम्हारे सिस्टम पे चलेगी। तुम अपना कोड हमें दोगे, हम अपना कोड तुम्हें देंगे। अगर हम ऐसी कोई चीज लिख देंगे तो मेरे सिस्टम पे चलेगा, तुम्हारे सिस्टम पे नहीं चलेगा। इसी वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ में पूरा पाथ नहीं दिया जाता, रिलेटिव पाथ में सिर्फ पाथ दिया जाता है कहाँ का, प्रोजेक्ट के अंदर का। अब देख रहे हो यही फाइल है ना leads.csv, हम देखो क्या दे रहे हैं, पाथ सिर्फ leads, इतने पे भी डिलीट हो जाएगी। चलो दिखाते हैं, चल गया, डिलीट हो गया, नहीं हुआ। अरे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया है, वो रिफ्रेश करके तो देखो, क्या भाई सही में नहीं हुआ। leads.csv कहाँ है ये, पहले बताओ हमारा कोड यहाँ है कि नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ड्रॉप डाउन, ये जो वो है क्या क्लास, जिस प्रोजेक्ट में होगी अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा ना। पता चला तुम उसे उसकी बात कर रहे हो जो कहाँ है, दूसरे प्रोजेक्ट में है, तो उस सिचुएशन में वो काम नहीं करेगा। ये पहले चेक कर लो प्रैक्टिस ड्रॉप डाउन कहाँ है। इसी में है। अरे इसको पैकेज का नाम तो होगा, प्रैक्टिस है तो यही। और leads डॉट नहीं वो क्या नाम था, वही है ना, कहीं और नहीं। लेकिन फिर भी यार ये किया तो नहीं, पैकेज के बाहर से मतलब नहीं है, इसको मतलब सिर्फ किससे है, प्रोजेक्ट के अंदर से। वैसे पहले एक चीज़ के बारे में समझ लो, फिर देखते हैं इसको। जैसे ये कहाँ पे रखा है leads.csv, प्रोजेक्ट के अंदर रखा है। एक मिनट पहले हम चेक कर लेते हैं यार, हमें ये डाउट थोड़ा सा क्या है जानते हो, कि इसका एक्सटेंशन कुछ बदल गया है। कहाँ गया, है तो ये एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है इसका,
सेलेनियम वर्क्स हो गया, नाम क्या है, अरे सॉरी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, है तो वैसे ये CSV फाइल ही है, करना तो इसे चाहिए। कहाँ गया मेरा ये है, कौन सी क्लास थी, ऊप्स टेस्ट थी। या तो सर सी डबल ब्रैकेट तो सर दूसरे का अरे ऊप्स टेस्ट कहाँ है, सेलेनियम में सब जावा में है, जावा वाले प्रोजेक्ट में सर। अच्छा यहाँ है ना यार, तभी तो कह रहा है इसमें है, ये है ना, इसमें रखा है ना। अब यही तुम कहाँ रख दो, इसी को, ये CSV को यहाँ से कंट्रोल X करते हैं और यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कट करो और कहाँ डाल दो, जावा कोड के अंदर। अब जरा चलाओ इसे, इतना ही पाथ दिए हो, अरे सॉरी ये तो डिलीट ही हो गया होगा, फिर से पेस्ट करो, आ गया। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ राइट क्लिक करके क्या कर दो, रिफ्रेश, दिखने लगा ना, और अब चलाओ, डिलीट हो गया, और नहीं दिख रहा है क्योंकि एक बार क्या करो तो डिलीट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, अच्छा अभी हमने इसका पाथ क्या दिया, मान लो जावा कोड के अंदर एक फोल्डर और रहा होता, जावा कोड नाम के प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर रहा होता सी, और सी के अंदर रहा होता यही leads.csv। अब इसको यहाँ जरा रिफ्रेश करें, देखो सी है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, सी नाम का फोल्डर है, सी के अंदर क्या है, leads.csv। अब इसको डिलीट करोगे तो leads.csv नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे, प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ देना है, अब लिखोगे सी /leads.csv। अब चलाओ, डिलीट हो गया होगा, नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश करो, दिख रहा है रिफ्रेश है, चलो यहाँ तो दिखेगा, सी प्रोजेक्ट, सी फोल्डर क्या हो गया, खाली हो गया कि नहीं हो गया। तो तुम कोई फाइल तो याद रखना, ये बड़े काम की चीज़ है, रिलेटिव पाथ हर जगह हम लोग क्या देते हैं जो, लेकिन हाँ रिलेटिव पाथ कहाँ के लिए काम करेगा, जो फाइलें प्रोजेक्ट के अंदर होंगी। अब डेस्कटॉप पे रखे होगे तो काम नहीं करेगा, डाउनलोड्स जो प्रोजेक्ट, मतलब अगर कोई फाइल कोई चीज़ प्रोजेक्ट के अंदर है तो तुम्हें उसका पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर का भी पाथ दोगे तो काम चलेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम कल को ये प्रोजेक्ट तुमको उठा के दे देंगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कहीं पे अपने सिस्टम पे तुम डाल लिए, बाहर का पाथ चेंज होगा लेकिन अंदर का पाथ चेंज नहीं होगी। रिलेटिव पाथ यहाँ भी काम करेगा, रिलेटिव पाथ वहाँ भी काम करेगा। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो इसी के अंदर हमें इसी सी ड्राइव के अंदर, सॉरी सी ड्राइव नहीं, सी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना हो, क्या बनाना हो, फोल्डर, तो उसका नाम हम डी रखना चाहते हैं, तो सी // क्या लिखेंगे, डी। तो कौन कौन से मेथड देख लिए, मेन एक डिलीट मेथड देख लिए, कैन रीड कैन राइट, ये सब वाले मेथड थे। अब एक इंपॉर्टेंट और मेथड देखो इसका, बहुत जरूरी, फाइल obj डॉट एक मेथड है, क्या नाम है पहला मेथड, mkdir, इसका नाम क्या है, mkdir। ये शॉर्ट फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, मेक मतलब बनाना, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ये यूज करो मेथड, देखना बिल्कुल। अब इसको चलाएं, ये बता तो दिया, सी होगा और नाम क्या, सी के अंदर होगा और नाम क्या होगा, डी होगा। बस नहीं दिख रहा है यहाँ से, एक बार रिफ्रेश करो, तुम देखना सी के अंदर एक डी नाम का फोल्डर बन चुका होगा। आ गया कि नहीं आ गया। तो कई बार हमको फोल्डर ही बनवाना पड़ता है, हम चाहते हैं मेरा ऑटोमेशन चले, फिर जो रिजल्ट है एक नया फोल्डर बनाए और उसके अंदर रिजल्ट को क्या करें, डाल दे, तो हम किसका यूज करते हैं, mkdir। अच्छा एक चीज और, cd लिखा है, e f g,
बताओ EFG 3 फोल्डर बने हैं, तो MKDIR नहीं, एक मेथड है MKDIRS, मेक डायरेक्टरीज, तो ये कई फोल्डर बना सकता है। चलाओ देखना। हाँ, उसको बस एक ही बार हम कॉल मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं कि हर बार जरूरत के हिसाब से इसे बनाते रहेंगे। जैसी जैसी जरूरत रहेगी, जैसे जरूरत रहेगी वैसा करोगे। कई बार बनाने को बोलेगा तो कई बार बनाओगे। अब देखो C है, C के अंदर क्या है, D के अंदर E के अंदर F के अंदर, सब कोड से हो रहा है, हाथ से कुछ भी नहीं कर रहे। तो तुम क्या कर सकते हो, फाइल क्लास का यूज करके नया फोल्डर बना सकते हो। फोल्डर के अंदर फोल्डर से ढेर सारे फोल्डर बनवा सकते हो। किसी फाइल को डिलीट कर सकते हो, फाइल या फोल्डर को। तुम किसी का क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। और इसका फुल पाथ क्या है बताओ, इस फोल्डर का पूरा पाथ, एब्सोल्यूट पाथ वो तो होगा ना, C: ऐसे ऐसे करके आएगा। अगर किसी का मान लो इसी फाइल का फुल पाथ निकालना हो तो भाई देख लेना, ये भी बड़े काम का मेथड है। फाइल obj डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, ये क्या करता है, रिलेटिव पाथ से एब्सोल्यूट पाथ पूरा बना के आपको दे देगा, स्ट्रिंग देगा। चलो स्ट्रिंग हम लिख देते हैं ABS पाथ, और ABS पाथ फुल देखना पूरा पाथ लेके आएगा। आ गया कि नहीं पूरा पाथ? तो रिलेटिव पाथ से पूरा पाथ भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो जरा ये फाइल वाले देख रहे ना, ये फाइल या फोल्डर के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें अब कल की क्लास में क्या लेंगे हम, स्नैपशॉट। तो जब हम स्नैपशॉट लेंगे तो एक फाइल में ही तो स्टोर करेंगे। स्नैपशॉट का मतलब कुछ ऐसा, जैसे हाँ स्क्रीनशॉट, इस पेज, ये पेज है, पेज का क्या लेना, स्क्रीनशॉट लेना। जैसे ये आ गया ना इसका स्क्रीनशॉट, प्रिंट पे देखें, अरे स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल पे नहीं लेते हो, सेम वैसे ही ले सकते हो। वैसे तो लैपटॉप पे होता है PRT करके लिखा रहता है, ऊपर एक बटन होती है राइट साइड में, अक्सर लिखा रहेगा उसके ऊपर, देखो क्या, PRTSC, वो शॉर्ट फॉर्म है प्रिंट स्क्रीन। इसका प्रिंट स्क्रीन मतलब वो स्नैपशॉट लेने के लिए होता ही है लैपटॉप में। अब यही है, आजकल के लैपटॉप हैं, फंक्शन की भी आने लगी है। बहुतों के ऊपर वाले तब काम करते हैं FN दबाओ तब, उस वजह से ये नहीं ले रहा होगा स्क्रीनशॉट, लेकिन तुम इजीली स्क्रीनशॉट किसी का भी ले सकते हो। लेकिन अब हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है कोड से, सेलेनियम के थ्रू। और कब स्क्रीनशॉट लोगे, देखो हम बेवजह स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। मेरे टेस्ट केसेस चलेंगे, उसमें कुछ चीज़ें क्या होंगी, पास, और कुछ चीज़ें क्या होंगी, फेल। तो जब भी कुछ फेल होगा तो हमें बाद में डेवलपर को इसका एविडेंस दिखाना होगा ना, प्रूफ दिखाना होगा ना कि भैया ये चीज़ नहीं चल रही है तुम्हारी, तो कहेगा कैसे माने। इसीलिए अपने स्क्रिप्ट के अंदर हम स्क्रीनशॉट का कोड डालते हैं कि, और उसको हम लोग हमेशा भाई इफ एल्स लगाते हैं, मैच कर गया तो पास, नहीं तो क्या, फेल। और फेल वाले में वही स्क्रीनशॉट का कोड क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो जिससे जब भी कोई चीज़ चलते समय क्या होती है, फेल होती है, उसकी फ़ोटो खींच के रख लेता है, और बाद में वही फ़ोटो हम डेवलपर को दिखा देते हैं कि भाई देखो ये आ रहा है, आना कुछ और। क्लियर है ये? तो चलो कल देखेंगे हम किसके बारे में, स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट किसका ले सकते हो, सेलेनियम। देखो पहले सेलेनियम की बात करें 3-4 साल पहले, तो सेलेनियम सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकता था किसका, पूरे पेज का। उससे कहो सेलेनियम से कि नहीं भैया इस बटन का फोटो खींचो, तो बटन की फोटो नहीं खींचता था, किसी खींचता था, पूरे पेज की। लेकिन अब सेलेनियम ये भी करता है, उससे कहो तो पूरे पेज की भी खींच लेगा, और कहो कि नहीं भैया हमें पूरी फोटो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बटन भर की फोटो चाहिए या इस टेक्स्ट बॉक्स की फोटो चाहिए, तो वो अब भी खींच सकता है। ठीक है, तो चलो कल यही दोनों चीज़ देखेंगे। और ये टॉपिक्स जो है फटाफट इनको क्या करो, अरे टाइम तो ज़्यादा हो गया।